कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी जगह से जिसका नाम है लियान कॉन्टिनेंट, जिसे लोग इमोर्टल का कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल बन जाते हैं। और जो इमोर्टल बनता है वो उसे कल्टीवेशन मास्टर कहा जाता है। और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक स्लैश से पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। इसलिए कॉमन लोग भी अपनी पूरी ज़िंदगी इन कल्टीवेशन मास्टर को ढूंढने और उनसे सीखने में लगाते हैं, ताकि वो भी इमोर्टल बन सके। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक छोटे बच्चे की, जो एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। वो लड़का बोलता है कि मेरी माँ ने कहा था कि अगर तुम्हें इमोर्टल बनना है तो तुम्हें किसी सेक्ट में जाकर जुड़ना होगा और तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी। इसलिए वो उस पहाड़ पर चढ़ रहता है, क्योंकि अगर वो कल्टीवेशन करके इमोर्टल बन गया तो एक दिन खूबसूरत पत्नी से शादी कर पाएगा और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएगा। लेकिन कल्टीवेटर बनना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए उसे अच्छे से अच्छे मास्टर की ज़रूरत होती है। और वो बच्चा अब तक जितने भी सेक्ट में गया, सबने उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। अब उसके पास सिर्फ एक ही सेक्ट बचा था, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट। लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचा तो दूर-दूर तक कोई भी सेक्ट नज़र नहीं आया। सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी दिख रही थी, जिसमें बस सूखी घास-फूस पड़ी हुई थी। वो बच्चा बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड लग रहा है। मैंने अपना टाइम यहाँ आकर वेस्ट कर दिया। वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी एक शख्स उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। बच्चा हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? और वो शख्स बोलता है, मैं इस दीवानी बुरत सेठ का सेक्ट मास्टर हूँ और मेरा नाम है वैंग फैंग। और भाई लोग, यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। इसके बाद वैंग अपनी कहानी बताता है कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि पृथ्वी से है, और वो एक कॉमिक आर्टिस्ट था और 3 दिन पहले ओवरवर्क के कारण उसकी मौत हो गई। पता नहीं कैसे उसकी आत्मा उस बॉडी से निकल कर इस दुनिया में आ गई। और उसके लिए जो चीज़ नहीं थी वो यह थी कि वो गिरते हुए एक कल्टीवेटर से टकरा गया जो तलवार पर उड़ रहा था। वांग ज़मीन पर गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या ये बंदा सच में सड़क के ऊपर उड़ रहा था? और क्या इस वर्ल्ड में सच में इमॉर्टल रहते हैं? लेकिन ठहरो, अगर ये इमॉर्टल है तो क्या हुआ? इसके अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं इससे टकरा गया और नीचे गिर गया, फिर भी इसने मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा, मैं ठीक हूँ या नहीं। तभी मेरी आँखों के सामने एक सिस्टम डिस्प्ले आता है और बताता है कि मोबाइल होस्ट सियानलैंड कॉन्टिनेंट पर पहुँच चुका है और रिवार्ड के तौर पर उसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट सिस्टम मिला है जो मुझे पावरफुल बनाएगा। ये सुनकर मैं एक्साइटेड रहता हूँ और चिल्ला पड़ता हूँ, वाह, मेरा चीट सिस्टम आ गया। अब मैं इसकी मदद से वर्ल्ड का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन जाऊँगा, क्योंकि मुझे हेवन डिफाइंड स्पिरिचुअल एनर्जी टेक्निक्स और इनविजिबल आर्टिफैक्ट्स मिलेंगी जिसे मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी 2 और नोटिफिकेशन आती है और जो बताती है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है और मेरा पहला टास्क है कि मुझे सबसे पावरफुल सेक्ट बनाना होगा, जिसकी ग्लोरी पूरे वर्ल्ड में फैलानी होगी। ये सब सुनकर मैं गुस्से में चिल्ला पड़ता हूँ, क्या यह सिस्टम मेरे साथ मज़ाक कर रहा है? कुछ तो कुछ देता नहीं है, उल्टा मुझे सेक्ट बनाने के लिए कह रहा है। और फिर एक नोटिफ़िकेशन आती है जो कहता है कि अगर मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे एक डिसेबल को रिक्रूट करना होगा। जब सिस्टम पूछता है कि मैं यह मिशन एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं हाँ बोलता हूँ। मिशन एक्टिवेट हो जाता है और 3 दिन के अंदर मुझे पहला डिसेबल रिक्रूट करना होगा, साथ ही सेक्ट भी बनाना होगा और उस डिसेबल से इंटरेस्ट फी भी लेनी होगी। यह सुनते ही मैं चिल्ला पड़ता हूँ, ना मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, ना टेक्निक, ना ही आइटम, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं किसी डिसेबल को रिक्रूट करूँ। क्या कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मेरा डिसेबल करना चाहेगा? जैसे मैं इतना सब कुछ कहता हूँ, सिस्टम की स्क्रीन एकदम रेड रहती है और मुझे धमकी देने हुए कहता है, अगर मैंने मिशन को पूरा नहीं किया तो वो 3 दिन बाद मेरी मौत निश्चित है। यह सब सुनकर मेरा मेरा सर फट जाता है। ये सर कैसा सिस्टम है जो अपने ही होस्ट को धमकी दे रहा है? जैसे ही ये सीन प्रेज़ेंट में कट होता है तो वैंग बताता है कि 3 दिन से बिना रुके मैं अपने पहले डिसेबल को ढूँढ रहा हूँ, क्योंकि वो अगर मिशन को फ़ेल करता है तो सिस्टम उसे सीधा मार देगा। और ये सोचता है, अच्छा हुआ ये बंदा यहाँ पर टपक गया, वरना मेरी शामत आई थी। फिर वो बच्चे को घूरते हुए बोलता है, तेरे बॉडी स्ट्रक्चर्स और मसल्स में जो स्टेटस है वो कॉमन नहीं है। ये वो टैलेंट है जो शायद लाखों या फिर करोड़ों में एक में होता है। इसलिए मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ कि अगर तुम इस वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हो और फाइट करके इमोर्टल स्टेटस तक पहुँचना चाहते हो तो मेरे इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन वो बच्चा वैंग को झोपड़ी को घूर-घूर कर कहता है, तेरी बातों में तो फुल ऑन स्कैमर वाइब आ रही है। कहाँ से ये टूटा-फूटा सेक्ट और कहाँ तेरी ये फैम फेवरेट डायलॉग? तुम तो कल्टीवेटर भी नहीं लगते, ऊपर से लगता है कि तुम मेरी जेब साफ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वैंग आगे बढ़ने लगता है। उसे समझाता है कि भाई, किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत कर, जब तक कि उसकी पूरी कहानी ना पढ़ ले। सोच तू अब
जितने भी सेक्ट में गया सबने तुझे रिजेक्ट किया है। मैं ही हूँ जो तेरे अंदर की हिडन पावर को देख पा रहा हूँ और तुझे अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर बच्चे की आँखें भीग जाती है और वो पूछता है, क्या मैं सच में कल्टीवेटर बन सकता हूँ? क्या मैं कभी इमॉर्टल बन पाऊँगा? वैंग स्माइल करता है और अपने सेठ का नाम बताते हुए कहता है कि डिवाइन इमॉर्टल सेठ कोई मज़ाक नहीं है। ये नाम एक प्रॉमिस है। अगर तू मेरे सेक्ट में एंटर करता है तो तुम्हें इमॉर्टल बना कर ही दम लूँगा। अब बच्चा सपना देखने लगता है और उसे दिखता है कि वो सोने से भरी लाइफ जी रहा है और एक बीस्ट को मारकर लड़की को बचा रहा है। वो उससे प्यार करने लगती है और उसे अपने बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। इसी ड्रीम को देखते हुए उसकी लार टपकने लगती है और वो एक्साइटेड होकर अपना पैसा निकालता है और कहता है, क्या मैं सच में इमॉर्टल बन जाऊँगा? और बैंग अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए उसके पैसे लेने के तैयार होता है। जैसे ही वो बच्चा उस पैसे को देने वाला होता है, वो लड़का बीच में ही रोक कर उसकी खतरनाक निगाहों से देखते हुए कहता है, अगर क्या हुआ अगर मैं इमॉर्टल नहीं बन पाऊँगा तो? वैंग उसे तुरंत भरोसा दिलाता है कि अगर वो कल्टीवेशन में फेल हो गया तो उसकी पूरी फीस रिफंड कर देगा और साथ ही दूसरे सेक्टर में एंट्री भी दिलवाएगा और उसे वॉरियर लड़की से भी मिलाएगा जिसका वो सपना देख रहा है। ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा-सा शांत हो जाता है और वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वैंग अपनी तरफ हँसते हुए मन में सोचता है, यह बहुत मोटा बच्चा कितना ज़्यादा सोच क्यों रहा है? तभी वो बच्चा अपने दिमाग में सोचता है, ये बंदा मुझे रिक्रूट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, कहीं मैं सच में कोई टॉप क्लास टैलेंट तो नहीं है? फिर वो एकदम इविल स्माइल में मुस्कुराता है और कहता है, देखो मैं ट्रेनिंग में इतना बढ़िया नहीं हूँ, तो मुझे अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, खाना भी चाहिए और कपड़े तुम ही दोगे, डील? वैंग बिना हिचक के जवाब देता है, बिल्कुल, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस मेरे सेक्ट एंटर एंटर हो जाओ। लेकिन अंदर वैंग सोचता है कि यह बच्चा कितने पैसे देने में देर क्यों कर रहा है? अगर इतने जल्दी से पैसे नहीं दिए तो मेरा टाइम लिटरली खत्म हो जाएगा और अगर ये टाइम क्रिटिकल नहीं होता तो अब तक मैं इसे लात मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता। लेकिन मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। इतने में वो बच्चा आखिरकार पैसे वैंग के हाथ में दे देता है और उसी पल सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, होस्ट ने अपना डिसाइबल रिक्रूट कर लिया है। अब स्ट्रॉन्ग सेट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। वैंग मन में सोचता है कि अब मुझे अपने एट्रीब्यूट्स और रिवॉर्ड्स को देखने चाहिए। तभी वो बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उससे हक करते हुए बोलता है, मास्टर वोंग आप बहुत ही अच्छे हो। जितना अच्छे से आप मुझे ट्रीट करे उतना अच्छे से मेरा भाई भी ट्रीट नहीं कर रहा। आज से आप मेरे ब्रदर वोंग हो। और ये सुनकर वैंग मन में गुस्से से बोलता है, तेरा भाई भाड़ में जाए, मुझे तो अपना रिवॉर्ड चेक करना है, हट मेरे ऊपर से। वो उस बच्चे को उतारने को ट्राई करता है। जैसे ही वो उस बच्चे को उतारता है और जैसे ही जाने लगता है, बच्चा उसे आवाज़ देता है, ब्रदर वांग मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो प्लीज़। और जैसे ही वैंग उस बच्चे को खाना लाने के लिए वादा करते हुए तेज़ी से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसी के पास रुका तो ये मेरा ब्रेन ही खाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ कुछ ही मिनट है रिपोर्ट चेक करने के लिए, इसलिए फटाफट सिस्टम ओपन करके मुझे उसे देखना होगा। इसलिए फटाफट सिस्टम ओपन करके वो उससे कहता है, सिस्टम मेरे एट्रीब्यूट्स को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे से मास्टर बनने के बाद मुझे क्या-क्या रिवॉर्ड मिले हैं। मगर जब डाटा ओपन होता है तो खुलासा होता है कि वैंग के पास ना तो कोई कल्टीवेशन है, ना ही कोई ब्लड लाइन और ना ही कोई टेक्निक, बस एक डिसाइबल है। एक बार समन और एक रोल का चांस है। ये देखकर वैंग मन में सोचा है कि यार ये तो सिस्टम मुझे सस्ते प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। आखिर एक सेट का मास्टर के पास कुछ तो होना चाहिए ना। तभी उसके नज़र समन और रोल चांस पर जाती है। वो पूछता है, सिस्टम ये दोनों क्या करते हैं? सिस्टम समझाता है कि समन चांस से वो दूसरे वर्ल्ड से कोई पावरफुल पर्सन यहाँ बुला सकता है जो होस्ट के कंट्रोल में रहेगा और डिसाइबल को ट्रेन करने में काम आएगा। तभी आसमान में अचानक से पोर्टल खुलता है जिसकी एनर्जी सीधे हो झोपड़ी से जुड़ी होती है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है पूरी जगह हिलने लगती है। एक मिनी अर्थक्वेक शुरू हो जाता है और ली किंग अपनी जैसे गिरते हुए चीखता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर मर नहीं जाता है। और डरते हुए झोपड़ी की ओर भागता है जहाँ पर वैंग शांति से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा होता है। उस सीन को देखकर ली किंग हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर वैंग, नहीं नहीं फादर वैंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वैंग कूल बनते हुए कहता है, क्या क्या हुआ भाई? इतना घबराए हुए क्यों हो? अगर चाय पीनी है तो बताओ, मेरे ऊपर क्यों कूद रहे हो? लेकिन ली किंग डरा हुआ जवाब देता है कि मैं चाय पीने के लिए नहीं आया हूँ। बाहर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा आया है, लगता है कि वो हमें ख़त्म करने के लिए आया है। बाहर कोई मामूली बंदा नहीं आता है, बल्कि वो एक क्लाउड सिटी का मास्टर है, नाम है यकचांग, जिसे देखकर वैंग तो काफ़ी खुशी से उछल पड़ता है। क्योंकि उसे उसका अंदाज़ा था कि उसने समन को सही से टारगेट मारा है और दूसरी ओर ली किंग डर के मारे हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है। ली किंग से पूछता है
क्या तुम इसी बारे में बोल रहे हो कि ये हमें मारने के लिए आया है? लेकिन लीकिंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो डर के मारे रोते हुए बोलता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिसे देखकर वैंग उसे रोकते हुए बोलता है, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा बॉडीगार्ड है। और ये सुनकर लीकिंग पूरा शॉक हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है, सिक मास्टर, आपने तो बताया ही नहीं कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है। ये किस लेवल का कल्टीवेटर है? क्या ये कल्टीवेशन स्टेज पे है या मिथिकल जनरल स्टेज पे? अब वैंग मन में सोचते हुए सिस्टम से पूछता है, सिस्टम जल्दी से इसका एट्रीब्यूट दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि ये कितना ओपी है। स्क्रीन ओपन करते ही पता चलता है कि कू चांग कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि एक नोबल कैरेक्टर है जो फ्रीजिंग आइलैंड से है, जिसे क्लाउड्स वाइट क्लाउड सिटी मास्टर और स्वॉर्ड गॉड नाम से जाना जाता है। इसका कल्टीवेशन नोबिलिटी स्टेज पर पिनिकल पर है। उसकी टेक्निक ओवर हैंसन फ्लाइंग स्वॉर्ड है और वेपन भी उसकी टेक्निक का है, ओनली फ्लाइंग रेमो स्वॉर्ड। ये सब देखकर वैंग थोड़ा उदासी से बोलता है, कुचांग नोबिलिटी के टॉप पर है। और ये सुनते ही लीकिंग पूरी तरह से स्टन होकर चिल्लाता है, क्या नोबिलिटी स्टेज के पिनिकल पर है और आप उसे बस कैजुअली डिस्क्राइब कर रहे हो? हमारे सोलर एम्पायर में जो इस स्टेज तक पहुंचता है उसे ही सबसे टैलेंटेड और पावरफुल माना जाता है, और आप उसे ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कोई छोटा मोटा बंदा हो। और लीकिंग कि ये इंस्टेंट रिएक्शन देकर वैंग बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचता है, चलो इसका रिएक्शन ठीक है, इसका मतलब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। और तभी गू चांग सीधा आगे आकर वैंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिस पर वैंग थोड़ा कूल बनते हुए जाता है, एल्डर को इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर उसकी बॉडी एक्साइटमेंट से फटने वाली होती है। जैसे ही लीकिंग एल्डर गुचांग की ताकत का पूरा प्रोफाइल देखता है, वो अपने मन में चिल्ला उठता है कि नोबिलिटी स्टेज का पिनिकल तो सबसे पावरफुल लेवल होता है, और अगर ऐसा बंदा भी सेक्ट मास्टर वोंग के सामने विनम्रता दिखा रहा है तो आखिर वैंग खुद ने कितने कितने लेवल पर होंगे। यह सोचते हुए लीकिंग हैरान से वैंग की ओर देखने लगता है। मन में सोचता है, आखिर ये सेक्ट मास्टर है, ये कहाँ से है? तभी वैंग पसीने पोंछते हुए सोचता, अच्छा हुआ कि जो नॉवेल्स पढ़ते हैं उसका रोल प्ले आज काम आ गया। थोड़ा ड्रामा डालकर सबको यकीन दिला पाया, और अब तो लोग खुद रिक्रूट होने के लिए तैयार होंगे। मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आराम से अपना सेक्ट ग्रो कर सकता हूँ। फिर वो लीकिंग से कहता है, जल्दी से एल्डर को ग्रीट करो। और लीकिंग पूरे सम्मान से झुकते हुए एल्डर को ग्रीट करने लगता है और बोलता है, कृपया मेरी रिस्पेक्ट को स्वीकार करें। ये सब देखकर वैंग मुस्कुराते हुए मन में बोलता है कि जब इस बच्चे ने गचन को देखा तो तब से एकदम तमीज़ में आ गया। इससे सबसे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार पावर ही होता है। फिर वह सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये ड्रॉ चांस क्या है? सिस्टम उसे बताता है कि ड्रॉ चांस एक रैंडम फीचर है जो कल्टीवेशन ब्लड लाइन या पावरफुल ट्रेजर में से कुछ भी दे सकता है, और जो भी मिलेगा वो खुद या अपने डिसाइबल को दे सकते हैं। ये सुनते ही वैंग खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब हुआ कि मुझे अपनी कल्टीवेशन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है, सिस्टम ड्रॉ ओपन करो। सिस्टम ड्रॉ करता है और वैंग को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहता है, उसे गचांग की कल्टीवेशन पाली और डिसाइड करना है कि वो इसे खुद यूज करेगा या डिसाइबल को देगा। वैंग तुरंत हंसते हुए बोलता है, इतनी कीमती चीज़ मैं डिसाइबल पर क्यों खर्च करूंगा? मैं थोड़ा बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं पहले इसे यूज करूंगा। फिर वो पूछता है कि सिस्टम ये बताओ, मैं गचांग की कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा कल्टीवेशन लेवल कितना बढ़ जाएगा? सिस्टम जवाब देता है कि वो एंट्री फेज के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाएगा। ये सुनकर वैंग मन में घबराता है, क्या यह सिस्टम अंग्रेजी में क्यों बता रहा है? एंट्री फेज आखिर क्या होता है? ये सोचकर लीकिंग की तरफ मन में देखकर सोचता है, चलो इस मोटे से ही पूछ ले। जैसे ही वैंग लीकिंग से पूछता है, कल्टीवेशन के कितने लेवल होते हैं? लीकिंग पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, ब्रदर मैं जानता हूँ, इसके टोटल 10 लेवल्स होते हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग, प्रोफाउंड विन, मीडियम स्पिरिट, प्रोफाउंड जनरल, एंट्री फेज, नोबिलिटी, प्रोफाउंड सुवेजिन, प्रोफाउंड वेंड्रेबल, प्रोफाउंड स्पिरिट, प्रोफाउंड इम्परंट। और कुछ लीजेंड कहते हैं कि इसके ऊपर भी लेवल होते हैं जो एंशिएंट टाइम में लोग क्रॉस करते थे। ये बोलकर लीकिंग मन में सोच रहा था, सेक्ट मास्टर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? शायद वो खुद प्रोफाउंड एम्परर के लेवल पर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वैंग मन में सोचता है कि एंट्री फीस रेल में 5वां लेवल है। अगर मैं इसकी मिड स्टेज तक पहुंच गया तो ये मेरी जनरी का किलर स्टार्ट होगा। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वे वो गू चांग की पावर से मिली एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और पूरे फोकस के साथ चिल्लाता है, अब कल्टीवेटर बनने का टाइम आ गया है। और जैसे ही ये बोलता है, उसकी बॉडी में तगड़ी सी क्रैकिंग साउंड के साथ गोल्डन एनर्जी एक्सप्लोड होने लगती है और उसके कपड़े तक फाड़ देती है। वैंग अपनी ग्लोइंग बॉडी को दिखकर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ये क्या ओपी चीज़ है, मैं तो इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ लीकिंग की आंखें फटी रह जाती हैं। सेक्ट मास्टर तो सिर्फ अपनी एनर्जी से ही कपड़े फाड़ रहा है, आखिर वो
इमोर्टल जो ठहरे वैंग ऐसा देखकर मन में सोचता है, अरे वाह! इस बेवकूफ़ को तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसने तो खुद ही अपनी पूरी नई कहानी ही गढ़ ली है। फिर वो बोलता है कि जो पावर अभी देखी वो बस एक एंट्री बेस्ड फ़िल्म की है। अगर तुम मेहनत करो तो सिर्फ़ 1 साल में तुम इस स्टेज तक पहुँच सकते हो। ये सुनकर ली किंग का पूरा दिमाग इसमें घूम जाता है। वो शॉक होकर बोलता है, क्या बस 1 साल भाई किसी टॉप लेवल जीनियस को भी लाइफ़ लग जाती है इस स्टेज तक पहुँचने के लिए? फिर वो वैंग के पैरों में गिर जाता है। मास्टर मुझे अपनी शरण में ले लो। ये देखकर वैंग मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंट्री बेस्ड स्टेज इतनी हाइप पैदा कर देगी। रिक्रूटमेंट का काम ये खुद ही हो रहा है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैंग अपने सेक्ट का नाम डिवाइन ऑर्डर सेक्ट बताते हुए कहता है कि यहाँ वो चीज़ें संभव है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में नामुमकिन है। लेकिन भावुक होकर उसे जोर-जोर से रोने लगता है और बोलता है कि उसे यकीन है ज़रूर उसके पूर्वजों ने कोई अच्छा काम किया होगा जो आज इसने सेक्ट में दाखिल हो पाया है। उसने वादा करता है कि वो दिन-रात मेहनत करेगा और कभी भी सेक्ट मास्टर को निराश नहीं करेगा। वैंग अपनी आँखें बंद करते हुए मन में सोचता है, चलो देखते हैं एंट्री फीस रिल्म के अंदर एंटर करने के बाद कैसा महसूस होता है। जैसे ही उसने एनर्जी को अपनी बॉडी में प्रवाहित किया, उसकी चेतना उसके वातावरण से जुड़ गई और वो पक्षियों की उड़ान, झीलों की लहरें और फूलों की हलचल तक महसूस कर पा रहा था। इसी दौरान उसने एक बर्ड को उड़ते हुए देखा, जिसके ऊपर अचानक एक खूबसूरत लड़की अपना पैर रखकर हवा की आगे बढ़ती है। यह दृश्य देखकर वैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि हमारे सेक्टर में कोई खास मेहमान आने वाला है। एल्डर गुचैंग ने अपनी पुष्टि करते हुए बताया कि ये लोग कल्टीवेटर है और इसका बैकग्राउंड और कल्टीवेशन लेवल साधारण नहीं लगता। वैंग ने कहा कि ये हमारे सेक्ट की टेरिटरी में घुस गए हैं, उन्हें प्रॉपर ग्रीटिंग देनी चाहिए। लेकिन वो मन में सोचने लगता है कि ये लोग फ्रेंडली है या किसी मिशन पर आए हैं दुश्मन। इसलिए गु चैंग को अपने आगे दे भेजने का निर्णय लेता है। गु चैंग ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली और जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी से वहाँ तेज हवाएं चलने लगी जो धीरे धीरे टोर्नेडो का रूप लेने लगी। ये देखकर वैंग भी चौंक गया। वो सोचता है, क्या सच में इतने पावरफुल कल्टीवेटर भी होते हैं कि उनकी एनर्जी से हवा ही बदल जाए। टोर्नेडो लड़की के पास पहुंचा और वो भी चौंक कर बोल उठी, ये टोर्नेडो आखिर कहाँ से आया? जैसे ही ये बोलती है, वहाँ एक पेपर लड़की को उड़ते हुए आता है, जिस देखकर उसे खतरा समझ बैठती है और अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है। तभी एल्डर गुचांग तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, जिस चीज को तुमने डिस्ट्रॉय करने वाली हो वो हमारे सेट की है। इसके बाद वो एक जबरदस्त स्लैश करते हैं जो सीधे पेपर पर लगता है, जिससे वो पेपर चमकने लगता है और उस लड़की के चेहरे की तरफ उड़ता है। फिर जाकर उसके चेहरे पर भी चिपक जाता है, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। वो सीधा आसमान से गिर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर वैन मन में सोचता है कि एल्डर गुचांग की ये ग्रेडिंग कैसी थी जिससे कोई भी दोस्त भी दुश्मन बन जाए। फिर वह ली किंग से कहता है कि जाकर उस लड़की को यहाँ ले आओ। ली किंग डरते हुए आई की ओर बढ़ता है और पूछता है कि वो ठीक तो है, लेकिन जैसे ही ली किंग पेपर हटाती है तो उससे गुस्से में उसकी ओर देखती है। लेकिन मन में सोचता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर ये मुझे ब्लेम ना करे। लेकिन लड़की का गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए बोलती है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा लेटर भेजने की? जिससे घबरा कर ली वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाते हुए वैंग के पास आ जाता है। तभी वैंग लड़की से कहता है कि वो चीज़ कोई बेकार कागज़ नहीं है बल्कि डिवाइन इमॉर्टल सेट का हिस्सा है। जिसे सुनकर लड़की उस पेपर को वो गौर से देखती है और कहती है कि मैंने आज तक इस तरह के सेट के बारे में नहीं सुना। जिस पर वैंग उसे बताता है कि उसका सेट काफ़ी मिस्टीरियस है, इसलिए लोग उसके बारे में नहीं जानते। वो खुद इस डिवाइन इमॉर्टल सेट का मास्टर है। तभी उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, इसमें लिखा होता है कि होस्ट को मुबारक हो, आपने एक जीनियस डिसाइबल को ढूंढ लिया है। जैसे ही वैंग को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि अगर वो इसी तरह 10 जीनियस डिसाइबल को अपने सेक्ट में रिक्रूट कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड के रूप में 10 समन्स और 10 ड्रॉ दिए जाएंगे। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक डिसाइबल यानी ली किंग को लेने पर उसे एक ड्रॉ और एक समन का मौका मिला था, जिसके जरिए वो एक एल्डर गुचांग जैसे स्वॉर्ड मास्टर से मिल सका और ड्रॉ में एंट्री पीस रिल्म की कल्टीवेशन तक मिल गई। अब तो 10 समन्स और 10 ड्रॉ की बात हो सोचते ही वो सोचता है कि ये तो सीधा लॉटरी लगने जैसा ही है। उसे बस ऐसे ही टैलेंटेड लोग को ढूंढना है, बाकी सब पावर अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि इन जीनियस डिसाइबलों में से एक तो सामने खड़ी है, तो उसे अब हर हाल में रिक्रूट करना होगा। जैसे ही उसे अपनी
सबसे बेस्ट इसलिए यानी लोगों को बातों में लपेटने वाली कला का यूज़ करना होगा। फिर वैंग उस लड़की की ओर बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर और मसल्स मिलियंस में एक है। अगर तुम मेरी सेक्ट में ज्वाइन करती हो, तुम्हें कुछ ही समय में इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर ली किंग फनी एक्सप्रेशन में मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वैंग ने वही लाइन उससे उस पर बोली थी। अब वो वैंग से तीखे अंदाज में पूछता है कि आप जिससे मिलते हो उसे यही डायलॉग चिपकाते हो। ये सुनकर वैंग बिना टाइम लगाए ली किंग का मुंह पकड़कर सुसान करता है और लड़की की तरफ मुड़कर कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमेशा ऐसा मजाक करता है। फिर वैंग लड़की से एक सीरियस होकर पूछता है कि क्या वो उसका सेक्ट ज्वाइन करेगी। लड़की कुछ देर तक चुप रहती है और पेपर को पढ़ती है, जिसके बाद वैंग मन में सोचता है कि इस लड़की के पास बर्ड्स की मदद से उड़ने की एबिलिटी है, स्ट्रेंथ भी कमाल की है, थोड़ी नॉलेज भी है और उसका कल्टीवेशन तो उससे कम है, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है। इसलिए वो मानता है कि वो लड़की उसकी बातों में इतनी आसानी से नहीं आ फँसेगी, क्योंकि उसकी ट्रिक सिर्फ लीकिंग जैसे भोले बालों पर ही काम करती है। तभी लड़की वैंग की तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम वाकई डिवाइन इमोर्टल सेट के मास्टर हो और इस पेपर में जैसा लिखा है तुम सच में जीनियस डिसाइबल का रिक्रूट कर रहे हो? तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सेक्ट में शामिल होने के लायक हूँ? जैसे ही वैंग अपनी मामूली सी ट्रिक से लड़की को प्रभावित करने में सफल होता है, वो अंदर से बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उतनी इस खूबसूरत जैसी फेरी जैसी लड़की उसकी बातों में आ जाएगी और उसकी डिसाइबल बनना चाहेगी। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया गया है कि बिना एंट्रेंस फी लिए कोई भी डिसाइबल सेक्ट में शामिल नहीं हो सकता। वैंग इस नियम से चिढ़कर सिस्टम को गुस्से में भला बुरा करने लगता है और सोचता है कि उसने कितनी मुश्किलों से इस डिसाइबल को तैयार किया था और अब यह शर्त फिर से बाधा बन गई। इसलिए वो लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का एक रूल है कि ज्वाइन करने से पहले एंट्रेंस फीस देनी होगी। लड़की प्यारा चेहरा बनाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है वो जल्दी में थी इसलिए पैसे नहीं ला पाई, क्या वो बाद में दे सकती है? वैंग मजबूर होकर कहता है कि उसे सेक्ट का नियम फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फीस के सिस्टम उसे डिसाइबल का नहीं करेगा और कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ये सब देकर ली किंग लड़की को देखकर मन में सोचता है कि वो इतनी सुंदर लड़की को भी सेक्ट मास्टर फ्री में नहीं ले रहे हैं, जबकि वो खुद पहला डिसाइबल था। तो उसकी किस्मत सच में चमक गई है कि पावरफुल सेक्ट का हिस्सा बन पाई है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो लड़की को देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे हाथों से बच पाओगी? तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं बचा पाए, तो ये क्या मामूली बंदे तुम्हें बचा पाएंगे? ये सुनकर लड़की गुस्से से फट पड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि अब वो डिवाइन इमॉर्टल सेट का डिसाइबल है, तो उसकी इंसल्ट करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, खासकर उसके सेक्ट मास्टर के सामने। और यह सुनकर वैंग मन में सोचता है कि उसे लगा था कि उसे टैलेंटेड डिसाइबल मिल गया, लेकिन इसके पीछे तो पहले से ही खतरे मंडरा रहे थे। जैसे ही वो लड़का लड़की को डराने की कोशिश करता है और कहता है तुम जैसे कमज़ोर लोग इन मामूली बंदों से अपनी जान नहीं बचा सकते हो। बाकी सब हँसते हैं और उनमें से एक बंदा दावा करता है कि वो प्रोफाउंड जनरल रियल्म तक पहुँच चुका है और इन सबको एक हाथ से ख़त्म कर सकता है। ये सुनकर बैंक सोचता है कि प्रोफाउंड जनरल तो उसके नीचे है, लेकिन उसके सामने 5 बंदे हैं और पता नहीं बाकियों का लेवल क्या है। तभी वो लड़की घबराने लगती है, लेकिन उसे दिलासा देते हुए बोलता है ये सिर्फ प्रोफाउंड रियल्म के कीड़े हैं और सेक्ट मास्टर उन्हें उँगलियों पर मसल सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर दुश्मनों को गुस्सा आ जाता है और एक बंदा कहता है कि वो इस बच्चे पर मुँहतोड़ जवाब देगा। वैंग को ली किंग पर गुस्सा आता है और मन में सोचता है ये लड़का हमेशा मुसीबत पैदा करता है। खुद के पास एंट्री पीस रियल्म की पावर है, लेकिन कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो हार गया तो सेक्ट मास्टर की इमेज खराब हो जाएगी और कोई डिसाइबल भी उसे सीरियसली नहीं लेगा। तभी लड़की वैंग के पास आकर कहती है सेक्ट मास्टर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बचाया। मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। वैन उसे भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि जब तक वो उसकी टेरिटरी में है तब तक उसे कोई नहीं छू सकता। मगर वो मन में सोचता है कि शायद वो 2 धारी तलवार के बीच में खड़ा है। जैसे ही वैंग बोलता है कि चिंता कोई बात नहीं है, तभी वो दुश्मन बंदा उसकी तरफ बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे बंदर की हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने बड़बड़ाने की, अब तू मरेगा। और ये इतना कहते ही जितने भी साथी होते हैं वो सभी वैंग पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वैंग जैसे ये सब देखता है तो नोटिस करता है कि बाकी सबकी स्पीड बहुत ही कम है। ये सब स्लो मोमेंट देखकर वैंग घबरा जाता है और वो सोचता है कहीं मैं ज़रूरत से ज़्यादा तो फास्ट तो नहीं हो गया। इतना सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है ओह इसका मतलब कि इमॉर्टल कल्टीवेशन सच में ओपी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही रेंज ऊपर हूँ फिर भी इनको फाइट में इजली आउट प्ले कर पा रहा हूँ। फिर वो सबके बीच से निकल जाता है और मस्ती से बोलता है
कि भाई लोग तुम लोग स्लो मोशन में क्यों हो? क्या टच करने की भी औकात नहीं है? इतना बोलते ही वो बोलता है, "गुचैंग अब तेरी बारी है, अब शो का टाइम आ गया है।" गुचैंग सीधा अपने स्वॉर्ड उठा लेता है और पल भर में सब पर अटैक करता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड सीधे उन लोगों के लीडर के नेक पर रखता है, जिसे देखकर वो बंदा एकदम पैनिक हो जाता है। फिर वैंग उसके पास जाता है और कहता है, "तूने बोला था ना, तू मुझे मार देगा, लेकिन देख तो सही, तेरे बंदे ज़मीन पर पड़े हैं और टच भी नहीं कर पाए हैं।" और ये सब देखकर ली किंग तो इतना खुश हो जाता है कि सीनियर सिस्टर से बोलता है, "मैंने तो कहा था सेक्ट मास्टर बहुत ही स्ट्रांग है, उन्हें तो कुछ किया भी नहीं है, बस एल्डर गू चैंग इस सब पर भारी पड़ गई है।" सुनकर सिस्टर भी शॉक होकर बोल पड़ती है, "शायद मेरी आंखें धोखा दे गई है, फॉर्म रेलम के कल्टीवेटर भी इतनी जल्दी हार गए, क्या क्या ही थे वे लोग।" और हम उस बंदे को देखते हैं जो लड़की को मारने आया था। वो मन में सोचता है कि इस बंदे ने सिंगल अटैक से फाउंड रिल्म के 5 बंदे मार दिए। क्या ये सच में ट्रू एक्सपर्ट है क्या? क्या ये एंट्री पीस रिल्म में है? नहीं, ये तो नोबिलिटी रिल्म में है। इसका मुकाबला करना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मुझे किस तरह जान बचानी है। और वो सोचता है कि मुझे जान की भीख माँगनी होगी। तभी वो बोलता है, "सीनियर, मेरा नाम लिन है और मैं यहाँ पर अंधा हो गया। मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मेरी गलती थी। सीनियर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अगर आप मेरे फादर से बात करो तो वो यावरी एम्पायर के मर्क्यूरी हैं। अगर आपने मुझे छोड़ा तो मेरा फादर आपको अच्छी गिफ्ट्स देगा।" इतना सुनते ही लड़की गुस्से में बस फटने ही वाले थे। तभी वैंग बोल पड़ता है, "सुनो, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तुम हमारी सेक्ट में बिना इन्विटेशन के घुसे, फिर हमारी बारे में उल्टा-सीधा बोला, यहाँ तक कि सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया। क्या 2 लाइन बोलकर से ठीक हो जाएगा?" इतना सुनते ही लड़की तो हैरान हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि वैंग इतना डायरेक्ट बात करेगा और लेकिन तुरंत उसको शांत करते है। बोलता है, "सिस्टर चिंता कोई बात नहीं है। सेक्स मास्टर तो अल्टीमेटली अच्छे इंसान है। वो इस बंदे को यूँ ही नहीं जाने देंगे।" और अब लड़की सोचती है कि लियानो का बाप तो यावरी एम्पायर का मरकज़ है, खुद नोबिलिटी रिल्म का कल्टीवेटर और 500 सोल्जर्स का कमांड करता है, जो कि सारे के सारे प्रोफाउंड जनरल रिल्म पे है। ऊपर से 10 आर्मी कमांडर जो एंट्री पीस रेलम तक पहुंच चुके हैं। तो इस आर्मी से पूरी यावरी एम्पायर कंट्रोल हो सकती है, इसलिए लेनियो इतना घमंडी है। लेकिन अब जब वो देखती है कि वैंग ने उसकी पूरी इज्जत उड़ा दी है और उसकी बातों को कोई वेट नहीं दिया, तो उसे लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई है जो उसे बचा सकता है तो वो यही डिवाइन मोटर सेट का मास्टर है। और इतना सोचते ही वो वैंग के सामने सीधे घुटनों पर बैठ जाती है, जिस पर वैंग भी शौक लेता है और पूछता है कि सिस्टर, ये क्या हो गया? तुम अचानक इतनी डाउन क्यों हो गई? तभी वो लड़की जवाब देती है कि मास्टर, मैं आपके शिफ्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ, ताकि मैं मेडिसिन से अपना मैं ट्रीटमेंट कर सकूँ। और जब मैं अब जान बचा चुकी हूँ तो आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं आपसे विनती करूँगी कि मेरी फैमिली लिंक के ज़रिए इस जस्टिस दिलाएँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि लड़की, सच-सच बताओ, लियोनी ने तुम्हें परेशान किया है? जिस पर लड़की अपनी स्टोरी शेयर करती है, इस बंदे से मैं पहली बार फॉरेस्ट में ट्रेनिंग के दौरान मिली थी। और वहीं से ये बंदा मेरी खूबसूरती के पीछे पड़ गया और वहीं से ये मेरा पीछा करने लगा। उसने मेरे साथ ये सब करना चाहा जो उसकी सोच में गंद था और मैं किसी तरह उसी जंगल से बचकर भाग निकली। मुझे लगा कि घर पहुँचूँगी तो मैं सेफ रहूँगी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँची तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो चुका है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएँ, कोई नहीं बचा। सबको बेरहमी से मार दिया गया। यहाँ तक कि मेरे फादर को भी तड़पा-तड़पा कर मार दिया गया। फिर भी उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और मुझे वक़्त दिया ताकि मैं भाग पाऊँ। मैं जंगल की तरफ दौड़ी और वो साइको मेरे पीछे लगा रहा। अगर डैड ने मैं अपनी जान देकर मुझे प्रोटेक्ट ना किया होता, तो मैं कभी भी आप तक नहीं पहुँच पाती। अब जब वैंग ने ये सुना तो उसने अपना हाथ देखकर कहा, "रिलैक्स, तुम चाहे डिसेबल हो या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे सेक्ट की टेरिटरी में हो, तुम्हारे लिए जस्टिस का मिलना पक्का है।" ये सुनकर लीफ़ी की हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, मिट्टी फेंक कर सबका ध्यान भटकाता है। लड़की चिल्लाती है, "सेक्स मास्टर, लीफ़ी भाग रहा है।" वैंग देखता है और सोचता है, ये कैसा विलन है जो जान बचाने की भीख माँगने के बजाय भागने का प्लान कर रहा है। लगता है कि ये नया 2.0 का विलन है। पर जब तक यहाँ एल्डर घुस जाएँगे, यहाँ से उसका भागना नामुमकिन है। एल्डर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आस-पास बड़े लोग हवा में उड़ने लगते हैं। वैंग सोचता है कि अच्छा हुआ मैं एंट्री फीस रेल पर पहुँच चुका हूँ, वरना इस ऑरा से मैं भी हवा में उड़ रहा होता। अब क्या मुँह दिखाता है मैं इस डिसाइबल्स को। फिर हम देखते हैं कि एल्डर गुचैंग लाशों के ऊपर से स्टेप लेते हुए सीधा जंप करते हुए सीधा लीफ़ी के ऊपर पहुंच जाता है और इससे पहले कि लीफ़ी कुछ समझ पाए, इसका अटैक सीधे लीफ़ी के माथे पर पड़ता है। लीफ़ी का गेम ओवर हो चुका है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। और वहीं एल्डर गुचैंग उसे कड़क स्टाइल में उठाया और वापस रॉयल स्वैग के साथ लौटने लगे।
लेकिन तभी लीफ़ी के गले का टूटा हुआ लॉकेट नीचे गिरने वाला था। तभी वहाँ वो लड़की उसे दौड़कर पकड़ लेती है। फिर गू चैंग रिपोर्ट करता है, सर आप जैसा चाहते थे, लीफ़ी इस बार कहीं नहीं भाग पाया। और अब लड़की एल्डर की फ्लाइंग टेक्निक को देखकर हैरान रह जाती है। उसका मन में चलता है कि यार ये तो जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे लगा था ये बहुत पावरफुल होगा, लेकिन अब तो जिस लेवल की स्किल दिखा रहा है तो वो तो चेंगल जैसे मरकस को भी एक हिट में स्प्लिट कर दे ब्रो। ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है, इसके बारे में मैंने पहले कहीं नहीं सुना। इतने लीजेंड लोग हैं यहाँ। फिर उसने खुद पर शर्म आती है कि वो पहले यहाँ वहाँ पर एरोगेंट बन रही थी, लेकिन इतने पावरफुल लोगों ने भी उसे सॉफ्टली हैंडल किया और इतना ख्याल रखा। वैंग उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है तुमने सेक्ट ज्वाइन करने की बात की थी ताकि खुद को सेफ रख सको। ये सुनकर लड़की थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन वैंग मुस्कुराते हुए बोलता है मैं नाराज नहीं हूँ। तुमने जो किया वो उस मोमेंट पर सही था। शायद मैं भी उस सिचुएशन में होता तो यही करता। इसलिए मैं एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हो? क्या तुम हमारे सेक्ट डिसाइबल बनना चाहती हो? अगर हाँ, तो कुछ वक्त यहाँ रखो, अपने मन से डिसाइड करो और फिर ज्वाइन करना। चाहो तो वेलकम है। ये सुनकर लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी फैमिली की जेड पेंडेंट बैंक को देखते देते हुए कहती है, ये मेरी लिंग फैमिली की आखिरी इंसानी है और मैं ये चाहती हूँ कि आपको आपके सेक्ट की इंटरेस्ट फीस बने, क्योंकि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। वैंग उस पेंडेंट को लेते हुए सोचता है, सिस्टम को तो बस मनी चाहिए, ये सब भी बिक जाएगा। जिस लॉकेट को वैंग इंटरेस्ट भी समझ रहा था, वो लड़की के दिल का सबसे इमोशनल टुकड़ा था। जब उसने देखा कि लड़की ब्लश कर रही है तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर लड़की अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ उसके फादर ने बताया था कि ये जेड पेंडेंट उसके एंसेस्टर्स की निशानी है और जब उसे कोई ऐसा इंसान मिले जिससे उसे सच्चा प्यार है तो वो उसके पास रख सकती है। उस वक्त लड़की ने वादा किया था कि वो इसे कभी किसी को नहीं दे, लेकिन आज वो वैंग को दे रही है, क्योंकि अब उसे लगा है कि वैंग सिर्फ मास्टर ही नहीं बल्कि वो पर्सन है जो उसकी दुनिया को दोबारा जोड़ सकता है। वहीं सिस्टम की डिस्प्ले आती है तो वो बैंक को बताती है कि उसने 10 में से एक डिसेबल को चुन लिया है और रिवार्ड के तौर पर उसे एक समन और एक लकी ड्रॉ मिलेगा। वैंग उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि आज से उसका बदला उसके सेक का बदला हुआ। उसके सेक उसके दुश्मन हमारे दुश्मन होंगे। और लड़की की आंखों में अब आंसू की जगह आग है। वो वहाँ बड़ी लकड़ी उठाती है और लीनी की तरफ बढ़ाती है। बोलती है, तूने मेरी फैमिली को मारा, बच्चों को नहीं छोड़ा, आज तेरा खून बहेगा। अगर मैंने आज बदला नहीं लिया तो मैं खुद को लिंग फैमिली यंग मिस नहीं मानूंगी। और फिर वो उस लकड़ी से लिनी को पीटने लगती है। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगती है, लेकिन लड़की की आंखें सिर्फ बदले से भरी होती है। वो इन चीखों को इग्नोर करते हुए बोलती है, जब जब तूने मेरा जेट पेंडेंट छीना और मुझे ह्यूमिलेट किया, तो क्या सोचा कि तेरा भी दिन नहीं आएगा? तू खुद को इस दुनिया का सबसे पावरफुल समझता था, लेकिन तूने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। इसलिए आज मैं तुझे हर एक दर्द वापस लौटाऊंगी, तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों मैं काट दूँगी। और वो लड़की पूरी तरह से रेज मोड में थी। उसने लकड़ी उठाई और लेनियों को काटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हर चोट पर वो सालों का गुस्सा निकाल रही हो। जो वो चिल्लाकर दर्द से तड़पता हुआ उसकी चीखों से वो चिल्ला रहा था। दर्द से तड़पता हुआ उसकी चीखें इतनी तेज थी कि आसपास का माहौल काँप उठा। लेकिन थोड़ा घबराया और वैंग ने पूछा, सीनियर की जूनियर सिस्टर ठीक है क्या? वैंग ने शांत मन में बोला, वो बिल्कुल ठीक है, बस अपने दिल को जस्ट चिल आउट कर रही है। और जैसे ही लियोनो का खेल खत्म हुआ, वैंग को एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारे डिसाइबल लिंग फ्यू ने प्रोफाउंड जनरल रेलम के एक्सपर्ट को एलिमिनेट कर दिया है और तुम्हें दी जाती है 36 पॉइंट्स। तभी लिंग फ्यू वंग के सामने आकर घुटनों के पर बैठ जाती है और बोलती है, थैंक यू मास्टर, थैंक यू एल्डर वो, आपने मेरी मदद मेरी बता लेने में की, इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी लाइफ और डेथ अब इस डिवाइन इमोर्टल के लिए होगी। मैं कभी भी इस सेक्ट को धोखा नहीं दूंगी। वैंग हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हें कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छे रिसोर्सेज दिया जाएंगे जब तक तुम एक्सपर्ट ना बन जाओ। जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे तब डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है। लेकिन याद रखना, हमारे सेक्ट पूरी तरह से फियरलेस है। सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, अगर वो हमारे एरिया में क्योस पैदा करेगा तो हम उसे उड़ा देंगे। ये सुनकर लिंग फ्यू थोड़ा शौक हो जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती हो, मास्टर मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, मैं दिन-रात मेहनत करूँगी ताकि इससे का नाम चमके। वैंग मन में सोचता है कि वाह! मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स आज काम आ रही है, लेकिन अब मैं इसे सिखाऊँगा क्या? क्योंकि लिंग फ्यू बेवकूफ़ नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ धांसू टेक्निक्स लानी होगी। तभी एल्डर गू चैंग आते हैं और लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम तलवार की प्रैक्टिस करती हो? और वो बोलती है, हाँ एल्डर मैं करती हूँ। एल्डर गू चैंग ने जैसे ही पूछा कि क्या लिंग क्यों उसकी डिसाइबल बन सकती है,
लड़की पूरी तरह से शॉक रहती है क्योंकि ये तो अचानक से ही ऑफ़र आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले वैंग पीछे से चिल्लाता है, "पागल लड़की, ये कोई नॉर्मल ऑफ़र नहीं है। एल्डर गुचेंग बहुत ही मुश्किल से किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। जल्दी से उसके सामने बो डाउन करो और उन्हें अपना मास्टर बना लो।" ये सब सुनकर ही लिंग फ्यू झटपट एल्डर के सामने ग्रीट करती है और उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। एल्डर गुचेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तलवार की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुम्हारी जो इंजरी है उसे ठीक करना होगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। और इतना कहते ही वो निकल पड़ते हैं। लिंग फ्यू उसके पीछे जाती है। ये देखकर लिंग फ्यू की आंखें फटी की फटी रहती है। वो कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वैंग उसे इशारे में जाने के लिए कहता है और मन में सोचता है कि एल्डर गुचैंग की तलवार की कला किसी मॉडल के बराबर है। अगर लिंग फ्यू उसकी ट्रेनिंग में जाती है तो बहुत ही जल्दी पावरफुल बन सकती है और हमारा सेक्ट भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जो असंभव लग रहा था वो अपने आप से हो गया। अब हमें लिकी को दिखाया जाता है जो लिंग फ्यू को जाते हुए देखता है और सोचता है कि जूनियर सिस्टर तो बाद में आए लेकिन उससे तुरंत एक पावरफुल मास्टर मिल गया और मुझे अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं उसका सीनियर ब्रदर हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर वो वैंग की तरफ देखकर बोलता है, मास्टर मेरे लिए क्या प्लान है, मुझे आप क्या सिखाएंगे, मेरे लिए कोई एल्डर है? ये सुनकर वैंग उसके पेट पर एक हल्का पंच मारता है और हंसते हुए कहता है, सबसे पहले तेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो तेरे लिए मैंने एक एक्सरसाइज तय की है। देख यहाँ पर कितनी धूल-मिट्टी है, जा जाकर यहाँ से साफ कर। तेरा वह वेट भी घटेगा और काम भी हो जाएगा। बेचारा ली अपने सामने सपनों को वही मारकर कहता है, ठीक है मास्टर, मैं करता हूँ। ली अपने मन में सोचता है कि जब इसने मुझे जॉइन कराया था तब मुझे किसी खजाने की तरह ट्रीट कर रहा था। अब देखो जूनियर सिस्टर के आंदे ही मुझे घास साफ करने के लिए भेज दिया। मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं रह गई है। हमारा सीन वैंग पर कट होता है जो सिस्टम की डिस्प्ले ओपन करता है। वैंग जैसे ही सिस्टम से पूछता है, इस बार लिंग फ्यू जैसे टैलेंटेड बंदे को सेक्ट में एंटर किया है तो गिफ्ट क्या मिलेगा? तभी सेक्ट का पैनल खुल जाता है और स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि अभी उसका सेक्ट फर्स्ट लेवल पर है और सेक्ट मास्टर खुद एंट्री बेस लेवल पर है। फिलहाल उसे उसमें सिर्फ 5 एल्डर एंट्री कर सकते हैं और 10 डिसाइबल से ज्वाइन किया जा सकता है, जिसमें अभी सिर्फ 2 ही है, लीकिंग और लिंग फ्यू। वो देखता है कि उसके पास 300 सेक्स पॉइंट्स पड़े हुए थे। वो सोचता है कि ये कहाँ से है? तभी वो याद करता है कि जब लिंग फ्यू ने उस बंदे को मारा था तो उसे 300 सेक्ट पॉइंट्स मिले थे। वो सिस्टम से पूछता है, भाई ये सेक्ट पॉइंट क्या होते हैं? और सिस्टम जवाब देता है, इन पॉइंट से किसी भी चीज़ को रीडीम किया जा सकता है और पूरे सेक्ट सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे और भी पावरफुल लोग समर होंगे, मैजिकल ट्रेजर अनलॉक होंगे और ज़्यादा डिसाइबल ज्वाइन कर सकेंगे। वैंग तो खुशी से झूम उठता है और बोलता है, वाह सिस्टम, ये तो कमाल की चीज़ है, जल्दी बताओ ये पॉइंट्स कमाने का तरीका क्या है? तो सिस्टम 3 रास्ते बताता है। पहला मिशन पूरा करना, दूसरा किसी पावरफुल दुश्मन को मारना और तीसरा किसी जीनियस डिसाइबल को रिक्रूट करना। वैंग ये सुनते ही रुकता है और सोचता है कि अरे लिंग फ्यू तो स्पिरिट रिल्म की पीक स्टेज पर है और उसकी उम्र भी सिर्फ 18 साल है, मतलब जीनियस की कैटेगरी में आती है, फिर पॉइंट क्यों नहीं मिला? वो सिस्टम से यही सवाल पूछता है तो सिस्टम बोलता है, हाँ उसका रिल्म अच्छा है लेकिन उसके पास कोई स्पेशल फिजिक नहीं है और ना ही उसके पास कोई नॉर्मल कंपनसेशन है, इसलिए वो टॉप रैंक के जीनियस की कैटेगरी में नहीं आती है। इसी वजह से उसे कोई एक्स्ट्रा 6 पॉइंट नहीं मिले हैं। ये सुनकर वैंग हल्के से डिसअपॉइंट होता है। वैंग अपने मन में सोचता है कि उसे किसी भी को भी डिसेबल ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वैंग जैसे ही लिंग फ्यू की क्वालिफिकेशन देखकर थोड़ा निराश होता है कि इतना अच्छी होते हुए भी वो टॉप टियर टैलेंट नहीं मानी गई है क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल फिजिक या अनोखी कॉम्पनसेशन नहीं है। फिर वो सिस्टम से पूछता है, चलो मेरी बारी है, दिखाओ मेरे अंदर क्या जीनियस क्वालिटी है, पक्का मैं यहाँ पर लेजेंड ही होऊंगा। लेकिन सिस्टम सीधा रोस्ट करते हुए बोलता है, होस्ट की क्वालिफिकेशन बस मिड कोर है, अगर तुम्हारे पास ये सिस्टम ना होता तुम कल्टीवेटर बनने के भी लायक नहीं होते। एक तरह से कहें तो भाई तू कचरा है। ये सुनकर वैंग थोड़ी देर से अजीब सा फेस बनाता है और सोचता है कि अब ये कैसा बेइज्जती है मेरी, लेकिन मूड सेट करते हुए बोलता है, ठीक है चलो मेरी चल गई, लेकिन अब बता लीकिंग की क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे ही वो बोलता है सिस्टम एकदम बिज़नेस मोड में आ जाता है और कहता है कि लीकिंग की क्वालिफिकेशन देखनी है तो उसे 100 सेक्ट पॉइंट देने पड़ेंगे। ये सुनकर वैंग का धैर्य टूट जाता है और मन में चिल्लाता है, क्या? मुझे सच में उस मोटे बंदे के लिए 100 पॉइंट्स देने होंगे? ये तो आउट ऑफ बजट है। लेकिन जैसे ही वो गुस्से में क्लिक करता है, स्क्रीन पर लीकिंग का डाटा खुल जाता है और सबके सामने आता है लीकिंग के पास है पीक टेबल क्वालिफिकेशन। ये सुनकर वैंग की आंखें फटी की फटी रहती है। वो शौक और बोलता है, क्या सच में इस बेवकूफ़ के पास ऐसी ओपी क्वालिफिकेशन है? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है क्योंकि तभी सिस्टम दोबारा नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि लास्ट बार मिस्टेक हुई है। दरअसल लीकिंग के पास इमोर्टल ब्लैक टर्टल फिजिक है।
जो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। और ये सुनते ही वैंग लगभग हवा में उड़ जाता है और कहता है कि 1 मिनट, क्या टर्टल फिजिक? क्या मतलब है इसका? और सिस्टम फिर एक्सप्लेन करता है कि वो बताता है कि ब्लैक स्पिरिट टर्टल फिजिक के एक्टिवेशन से प्रैक्टिशनर की डिफेंस और एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक बार एक्टिवेट होते ही उसका लाइफ स्पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे मारा ही नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सारे हेवन और देवता भी मिलकर उसे ख़त्म करना चाहें तो उसे ख़त्म नहीं कर पाएँगे। वो अपनी पूरी लाइफ़ पूरी आज़ादी से जी सकता है। यह सुनकर वैंक पूरी तरह से चौंक जाता है और ली किंग को देखकर मन ही मन सोचता है, क्या सच में इस मोटे के पास इतनी खतरनाक फ़िज़िक है कि अगर यह फ़िज़िक ऑन हो गया तो फिर इस वर्ल्ड में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इसके डिफेंस को तोड़ सके। अगर कोई इसका लाइफ़ एंड भी करना चाहे तो खुद एंड हो जाएगा। और इतना सोचते ही वैंक सिस्टम से कहता है, ठीक है, मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं इस लीकिंग का फिजिक एक्टिवेट कर सकूँ। इस पर सिस्टम तुरंत स्क्रीन पर लीकिंग का लाइव सीन दिखाता है, जहाँ लीकिंग खुद से एक घास का मिरर लेकर उसमें देखता है और एकदम नर्सिस्ट मोड में बोलता है, मिरर जल्दी से बताओ इस वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल बंदा कौन है? और फिर खुद ही जवाब देता है, मैं ही हूँ। ऑब्वियसली देखो मिरर मेरा नाम ले रहा है। ये वीडियो देखकर वैंक सोचता है कि ये पागल हो गया है क्या? और सिस्टम भी बोलता है कि वैंग, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये तुम्हारा डिसाइबल लीकिंग पीटने काबिल है? और वैंग गुस्से में बोलता है, बिल्कुल तुम सही कर रहे हो। फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है और मेरा फर्ज है कि उसे समझाऊं, लेकिन उसी पल सिस्टम ट्विस्ट लाकर बोलता है लीकिंग की टर्टल फिजिक एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका है कि उसे पूरी तरह से पीटा जाए और पीटते पीटते उसे इतना रेज में आ जाए कि उसका गुस्सा आसमान तक पहुंचे, और तभी उसका फिजिक अवेक हो सकता है। और फिर सिस्टम नॉन स्टॉप वैंग को नोटिफिकेशन भेजता है कि बा इसमें लिखा होता है, उसे पीटो, उसे पीटो, उसे पीटो। वैंग के सर में दर्द हो जाता है, वो चिल्लाता है, आखिर ये क्या हो रहा है? लेकिन सिस्टम बताता है कि टर्टल फिजिक तभी काम करती है जब उसका होस्ट मौत के एंड पर पहुंच जाए, उसके अंदर से रेज इतनी बढ़ जाए कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, तभी उसका टर्टल फिजिक पूरी तरह से अवेकन हो पाता है। यह सुनते ही वैंग पूरी तरह एक्साइटेड होता है और सोचता है कि अगर एक्टिवेशन के लिए किसी ट्रेजर या रेयर आर्टिफैक्ट चाहिए तो शायद वो इस बारे में सोचता है, लेकिन अब तो उसे सिर्फ पीटना है, और पीटना बहुत ही आसान है क्योंकि वैसे भी लीकिंग इतना अनोइंग है कि वैंग उसे खुद भी ना मारे तो बाकी के लोग उसे यूं ही पीटते रहेंगे, और ऐसे में उसका फिजिक जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर सीन कट होता है और हमें लीकिंग को दिखाया जाता है, जो आग के तेज बहाव को देखकर हैरान होकर बोलता है, ये क्या हुआ? आसमान इतना गरज क्यों रहा है? और वो आसमान की ओर देखता है तो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ तेज हवा भी चल रही थी और बिजली भी गिर रही थी, जिसे देखकर ली किंग घबराते हुए बोलता है, मास्टर, ये आसमान का मूड क्यों बिगड़ गया है? लेकिन वैंग वहाँ पर आता है और ठंडे दिमाग से बोलता है, चिंता मत कर भाई, ये सब मेरे कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, ये क्या चल रहा है? एकदम से आसमान में इतनी तेज एनर्जी क्यों आ रही है? इतनी लाइटिंग क्यों गिर रही है? जिस पर सिस्टम जवाब देता है कि तुम्हारी डिसाइबल लिंक फ्यू और प्रोफाउंड जनरलिज्म में ब्रेक थ्रू करने वाली है, और ये एनवायरनमेंट चेंज है जो उसी की वजह से हो रहा है। ये सुनते ही वैंग एकदम से एक्साइटेड होता है और बोलता है कि इसका मतलब एल्डर गू चैंग ना ही उसे सिर्फ हील कर रहे हैं बल्कि उसके ब्रेक थ्रू में भी मदद कर रहे हैं। यार वो सच में एक्स्ट्रा लेवल की बात है। फिर वैंग ली किंग के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी सिस्टर की का रिल्म टूटने वाला है और वो एक वो लेवल ऊपर जाने रही है, इसलिए आसमान भी अपने सिग्नल भेज रहा है। ये सुनकर ली किंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि सिस्टर जैसे ही आई उसको सब कुछ मिल गया, मास्टर मिल गया, अब तो उसका ब्रेक थ्रू भी होने वाला है। लेकिन मैं तो अभी कल्टीवेटर भी नहीं बना हूँ, मेरी कल्टीवेटर भी स्टार्ट नहीं हुई है। अब मुझे तुरंत अपना वज़न घटाना होगा और इतनी सारी घास फाड़-फाड़ कर जल्दी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं भी जल्द से जल्द कल्टीवेशन शुरू कर सकूँ। ये देखकर वैंग उसके पास आता है और उसके गाल पकड़कर बोलता है, तू दुखी मत हो, मैं कल से तेरी ट्रेनिंग खुद स्टार्ट करूँगा। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि टाइम आने पर तू अपनी सिस्टर्स को भी सरपास कर देगा, इसलिए कभी खुद को नीचा मत देखना। ये सुनकर ली किंग का मूड पूरी तरह पलट जाता है और वो खुशी से बोलता है, मास्टर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप टेंशन मत लो, मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। वैंग उसका गाल पकड़ते हुए बोलता है, ली किंग, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपनी बॉडी का कुछ करना होगा क्योंकि तू बहुत ज़्यादा मोटा है। फ्यूचर में मेरा पूरा शेक तेरे ही कंधों पर टिकेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरी अचीवमेंट पूरा यूनिवर्स सुन पाए। जैसे ही वैंग बोलता है कि ली किंग, फ्यूचर में प्रोफाउंड एम्परर रिल्म तक जाना चाहिए, और साथ ही आसमान से नॉन स्टॉप बिजली गिरने लगती है। दृश्य सीधा एक पहाड़ पर कट होता है जहाँ पर एक ठंडी चिंगारी गिरती है और उसी वक्त एक डीमन प्रकट होता है जो पिछले 100 साल से सोया हुआ था। जैसे ही वो उठता है उसके सामने एक प्रोफाउंड जनरल रिल्म का ब्रेक थ्रू होते हुए कल्टीवेटर दिखता है। वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो उसके लिए ऑनर की बात होगी कि उसका पहला शिकार
ब्रेक थ्रू कर रहा कल्टीवेटर बनेगा। फिर वो बंदा फुल स्पीड में इमोर्टल सेट की ओर बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, आज का खाना तैयार है। इसी के साथ कैमरा कट होता है और सीधा सेट की झोपड़ी पर, जहाँ आसमान से एक जबरदस्त लाइटिंग गिरती है और लिंग फ्यू एल्डर गू चैंग के साथ बाहर निकलती है और सिस्टम पुष्टि करता है कि लिंग फ्यू प्रोफाउंड जनरल लेन पर पहुंच चुकी है। वहीं बैंक के पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसे सेक्ट पॉइंट मिले हैं, जिससे वो फुल एक्साइटेड हो जाता है और उस मन में सोचता है कि ये लड़की तो सच में जीनियस है। वो उससे सिर्फ एक रेल में पीछे है और अच्छा हुआ उसके पास सिस्टम है, वरना ये लड़की खुद अपने मास्टर से ही आगे निकल जाती। फिर वैंग यही सोच रहा होता है कि लिंक फिर उसके पास आती है और शुक्रिया बोलती है कि आपने उसे सेक्ट में चांस दिया, जिसे देखकर लिंकिंग अपने मन में सोचता है कि उसकी जूनियर सिस्टर तो सीधा परफॉर्म जनरल में पहुंच गई। अब अगर उसे पावरफुल बनना है तो कम से कम 1 साल में उसकी एंट्री प्रेस रेल तक पहुंचना होगा। तभी वैंग लिंग फ्यू को बताता है कि उसे फ्यूचर में पावरफुल बनना है तो एल्डर गू चैंग जैसे कहेंगे वैसे ही करना होगा, और उम्मीद करता है कि वो कभी सेक्ट को नीचा नहीं करने होने देगी। जिस पर लिंग फ्यू जवाब देती है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लेकिन तभी वो पहाड़ी से डीमन आता दिखता है और बोलता है उसे लगा था यहाँ पर सिर्फ एक ब्रेक थ्रू कर रही बंदी होगी, लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ तो पूरा मिक्स प्लेट है। अब उसकी भूख पूरी होने वाली है। वैंग उसे देखकर सिस्टम से पूछता है उस पर्सन के बारे में डिटेल से बताओ। जिस पर सिस्टम जवाब देता है, अगर आपको इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को जानना है तो आपको 100 पॉइंट्स देना होगा। तभी वैंग चौंक कर बोलता है, क्या इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए मुझे 100 पॉइंट्स देंगे? ये बंदा यार सच में कॉस्टली लग रहा है। यह कहकर वैंग उस व्यक्ति की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि इसके पास खड़े होने से ही मुझ पर दबाव बन रहा है और वो हद से ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे लड़ने से पहले मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। यही समझदारी होगी। वैंग के इतना सोचते ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे रहस्यमयी व्यक्ति की जानकारी देने लगता है कि ये व्यक्ति एक डेमन है जो औरी एम्पायर से है और कुछ साल पहले इसे ग्रेट डेमन योशुआ कहा जाता था। अगर इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो यह पीक परफॉर्मेंस रेंज लेवल पर है, लेकिन ग्रेट सवा एम्पायर के एक व्यक्ति से हार गया, जिसने इसकी कल्टीवेशन को सील कर दिया था और अब वो सील हाल ही में ही टूटी है। इसलिए यह अपनी पीक पर नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ मोबिलिटी रेल्म के पीक पर है। यह सुनकर वैंग भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ ये डेमन अपनी पूरी ताकत में नहीं है, वरना गु चैंग भी इसे अकेले नहीं हरा पाता। तभी ली किंग गुस्से से उस डेमन से कहता है कि तू आखिर है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर को यहाँ आकर अपमानित करने की? बेहतर होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना अगर हमारे एल्डर्स को गुस्सा आ गया तो तुझे बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे। लीकिंग के बात सुनकर डेमन उस सेक्ट की तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट? ऐसे किसी सेक्ट के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। और सुन मोटे कद्दू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तू हम मेरे हाथ से पिटना चाहता है? इतना सुनकर वैंग ली किंग की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली किंग इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे नोबिलिटी रेलम के पीक बंदे के सामने खड़ा होकर उसकी बेइज्जती कर सके। मैं देख सकता हूँ कि उसके अंदर जरा भी डर नहीं है। तभी लिंग फ्यू वहाँ आती है और ली किंग से कहती है, सीनियर ब्रदर आपको उससे इस तरह बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ कि इसका ऑरा भी मास्टर की जैसा ही ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि वो भी नोबिलिटी रेलम पर है। और लिंग फ्यू की यह बात सुनकर डेमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हारी आंखें तो बहुत ही तेज है, अब तुम लोगों को डर लग रहा है ये जानकर कि मैं नोबिलिटी रियल्म कर रहा हूँ। और उस डेमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि और जो लीकिंग होता है उस डेमन से बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम यहाँ पर नोबिलिटी रियल्म पर तो हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मास्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मास्टर ने मुझे कहा था कि वो अगले साल मुझे इंटर पीस रियल्म तक पहुँचा देंगे और अगले 3 साल में मुझे प्रोफाउंड एवरेज रियल्म तक ले जाएंगे। और तुम इसी इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमारे मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है वो बस मेरी मिडिल फिंगर देखने के ही लायक है। और हम देखते हैं कि ली किंग की बातें वो सुनकर वो डीमन थोड़े से पसीने छोड़ने लगता है और वैंग की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या इस बंदे में सच में इस तरह की स्किल्स है? लेकिन देखने में तो ये मुझे ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता। और ये सुनते ही जो ली किंग होता है वो उस डीमन को फुल रोस्ट मारते हुए बोलता है, तुम लिटिल एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे सेट के अंदर घुसने की और यहाँ आने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर को इस तरह बात करने की? अगर तुम अपने
जान बचाना चाहता है तो चुपचाप नील डाउन कर दो, वरना तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। और ली किंग की इस तरह की बातें सुनकर डेमन को भी उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये मोटा कद्दू आज मेरे हाथों से मरने वाला है। और उस डेमन को इतना सोचते ही हम ली किंग को देखते हैं, जो वहाँ पर एक अजीब-सा पोज़ बना देता है, जिससे देख कर वहाँ लोग अजीब-सा चेहरा बना देते और डेमन खुद से बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि इस पोटैटो के पास ब्लैक टर्टल फिजिक क्यों है, क्योंकि अगर इसके पास वो डिफेंसिव फिजिक नहीं होती, तो लोग इसे सिर्फ़ इसकी हरकतों से ही परेशान होकर पीट-पीट कर मार डालते। और अब ली किंग की इस तरह की हरकतों को देखकर डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है, "मोटे कहीं के, क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया है? लगता है कि अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। मैं यहाँ पर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पहले तुमने ही ख़त्म करूँगा।" और इतना कहते ही जो वैंग होता है वो एल्डर गूचेंग से कहता है, "एल्डर गूचेंग, जल्दी जाकर उसे रोको, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए।" और इतना कहकर वो वैंग भी अपने सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम से बोलता है, "अब समय आ गया है समन करने का, क्योंकि वैंग इससे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा।" और जैसे ही एल्डर गूचैम सामने आता है, डीमन अपना पहला अटैक करना शुरू कर देता है और कहते हुए बोलता है, "क्या तुम ही एल्डर हो डिवाइन इमोर्टल सेट के, जिसके बारे में वो मोटा कद्दू बताता है कि तो ठीक है, क्यों अब क्योंकि तुम यहाँ आ चुके हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ही पावरफुल हो। फिर बस बातों में ही बड़े हो या कुछ करना भी जानते हो?" और इतना कहते हुए वो अपने अटैक को सीधे एल्डर गूचैंग की तरफ फेंकता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हें मारूँगा, उसके बाद उस मोटे को मारूँगा जिसने मुझे बार-बार चिढ़ाया है और गुस्सा दिलाया है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एल्डर गूचैंग भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के साथ ही हम देखते हैं कि वे उस अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर गूचैंग के पीछे से एक और एनर्जी का हाथ आने लगता है और इससे पहले कि एल्डर गूचैंग उससे बच पाता, हम देखते हैं कि वो एनर्जी हैंड सीधे जाकर एल्डर गूचैंग को पकड़ लेता है। और एल्डर गूचैंग को पकड़ने के बाद अब वो डीमन होता है, वो ली किंग से बोलता है कि जिस तरह से यहाँ पर तुम अपने एल्डर गूचैंग की तारीफ कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन मैंने इसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। और ये देखकर हम देखते हैं कि ली किंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो दूसरी तरफ जो लिंग फ्यू होती है वो वैंग के पास आते हुए बोलती है, "सेक्ट मास्टर प्लीज़ जाकर उस हमारे मास्टर को बचाइए, क्योंकि उसकी जान खतरे में है।" ये सुनकर वैंग उसे बोलता है, "तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो।" और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एल्डर गुचैंग के बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी होती है वो उस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस डीमन की तरफ बढ़ने लगती है और वो डीमन उस एनर्जी को अपने हाथों से रोकने की को ट्राई करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसे रोका नहीं जाता। वो सीधा जाकर ज़मीन से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि इधर गुचेंग अब फुल स्टाइल में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो डीमन शॉक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक नोमोटिडिन का पावर हाउस इस तरह पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था। ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके सोल टेक्निक की बात करें तो वो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। वो इतना सोचकर वो अपने हाथों को देखता है, जहाँ हमें दिखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और उसकी नसें भी बर्न हो चुकी है। वो अपने बेकाबू गुस्से में डार्क ऑरा पूरे एरिया में फैला देता है और हवा में उड़ते हुए पूरा बैटलफील्ड जैसे उसके क्रोध में थर्राने लगता है। लेकिन जे खड़ा ली चैंग बिना एक सेकंड गवाए ठहाका मारते हुए ताना मारता है, "ओ भाई, अब हवा में क्यों तैर रहा है? अभी तो बहुत बेक़ैती चल रही थी, अब क्या हुआ? भागने का मन बना लिया? क्या डर लग रहा है सामने देखकर?" जिससे डीमन पूरी तरह ट्रिगर होकर बुरी तरह चीखते हुए बोलता है, "रुक जा मोटे, तुझे याद तू मोटे जोकर, याद रखना मैं तुझे स्पेशल में सजा दूँगा, तेरी सोल को भी मैं जला दूँगा, तुझे तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला।" लेकिन उससे पहले ही अचानक से वैंग एक हेवी पंच ली चिंग के मुंह पर मारता है, जिससे वह दूर जमीन पर क्रैश करता है। ली चिंग कन्फ्यूज होकर चिल्लाता है, "सेक्स मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा?" तभी वैंग एकदम सीधा चेहरा बनाकर बोलता है, "अरे कुछ नहीं, बस मच्छर बैठा था तेरे गाल पर।" और मन में सोचता है, इसकी वजह से मेरा पेशेंस इतना डेवलप हो गया है कि मैं तो भूल ही गया कि ये मेरी ही साइड पर है और सीधा पंच मार दिया। लेकिन इससे पहले ही टोन हल्की हो, कैमरा डीमन की ओर कट होता है और जो हमें पागलों की तरह हंसते हुए अपनी ट्विस्टेड एनर्जी के साथ बोलता है, "जैसे ही मैंने अपनी सील को तोड़ दी, सबसे पहले यहाँ पहुँचा वो ये टावर ट्री, और तुम यहाँ से खाली नहीं जा सकते क्योंकि तुम सब डिवाइन एनर्जी से भरे हुए हो।
और ये कहते हैं वो मॉन्स्टर डेमोनिक एनर्जी को अपने हैंड में इकट्ठा करने लगता है, जो सीधा एल्डर गू चैंग की तरफ भयानक रूप से फायर करता है। पीछे से लिंग फ्यू चिल्लाती है, मास्टर ध्यान से। लेकिन एल्डर गू चैंग का चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन था। वो जीरो टेंशन में सिर्फ एक ठंडी मुस्कान और अपनी एक शॉर्ट स्लैश से उस डेमोनिक एनर्जी को बीच से चीर देते हैं। और इस टकराव से पैदा हुई शॉक वेव से पूरे के पूरे बैटलफील्ड को साइलेंस कर देता है। हवा में स्टैटिक चार्ज उड़ता है और ज़मीन काँप उठती है। और हर एक के मन में एक ही वाइब आती है कि ये इसने क्या कर दिया, हमने अभी भी क्या देख लिया। चारों तरफ का धुआं छट चुका है, हर चीज़ साफ नजर आने लगती है। और उसी वक्त वैंग झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कैजुअल बोलता है, लगता है इन दोनों की लड़ाई अब ख़त्म हो गई है। और जैसे ही कैमरा बाहर की तरफ मूव करता है, हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग अब जमीन पर उतर चुके हैं। सामने वो डीमन बुरी तरह से धूल लिपटा पड़ा है, हाफ रहा है, बिखरा हुआ है और मन में बड़बड़ा रहा है, ये बंदा हर सेकंड के साथ और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। मैंने इसे ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी ना इसे गिरा सका। और जबकि मेरी सील टूट चुकी है, कुछ वक्त बाद मेरी असली पावर वापस आ जाएगी। और जब वो वापस आएगी तो मैं लौटूंगा और तब मैं इनका सफाया कर दूंगा। लेकिन तभी वो खुद को उठाते हुए चिल्लाता है, मैं मानता हूँ कि मैं आज हार गया, लेकिन सुन ले गुचैंग, जब मेरी ताकत लौटेगी तो मैं फिर से लौटूंगा और तुझे खत्म करके जाऊंगा। जिस पर गुचैंग बड़ी ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सुन, बात तो तेरी ठीक है और अगर मैं तुझे कुछ ज़्यादा घमंड में नहीं आने देता, लेकिन सच्चाई ये है कि तू आज यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुनते ही डीमन एक हंसी के साथ जवाब देता है, मानता हूँ कि अब तक जितने भी नोबल रेल्म के बंदों से मैं मिला, तू सबसे ऊपर है, लेकिन ये मत सोच कि तू मुझे रोक सकता है। और जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करता है, एल्डर गुचैंग अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना पैनिक के, जैसे वो लड़ाई पहले ही जीत चुका है। और कहते हैं कि पूरे पैलेस में एक ही शख्स है जो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन यहाँ से जा सकता है और ये कौन यहाँ पर रुक सकता है। वो और कौन नहीं है बल्कि हमारा सेक्ट लीडर है। फिर वैंग एक पल रुक कर कहता है, यहाँ पर एक और बंदा आ रहा है और उसके आते ही तेरा निकल पाना असंभव हो जाएगा। और जैसे ही वो ये कहता है तो एल्डर गुचैंग ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट होता है, जैसे कोई बड़ा नाम स्टेज पर आने वाला है। और वो कहता है, लगता है वो आ रहा है। डेमन अब तक पूरी तरह डिस्टर्ब होता है, उसकी टोन एकदम डिफेंसिव हो जाती है और वो चिल्ला पड़ता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन आने वाला है। लेकिन अंदर से सोचता है कि ये लोग बस मुझे डरा रहे हैं। लेकिन गू चैंग का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए शांत लहजे में कहता है, मुझे पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है कि वो ये वही है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलती और ये मुझे बता रही है कि जो आ रहा है उसका नाम है जीमान द स्वॉर्ड गॉड। और बस जैसे ही वो नाम लिया जाता है, आसमान से एक इकलौता शख्स नीचे उतरता है, हवा का प्रेशर रुक जाता है, पूरा माहौल एकदम फ्रीज हो जाता है, आवाज़ गूंजती है कि ही इज़ हियर। और जैसे ही वो सामने आता है, नरेटर की आवाज़ हमें बताती है कि ये वही है जीमान द स्वॉर्ड गॉड। और उसके आते ही डीमन की हालत ख़राब हो जाती है, वो काँपने लगता है, उसकी सांसें अटकने लगती है, उसका दिमाग इंटरनली चिल्लाने लगता है और कहता है, यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा। क्या ये वही है जिसके बारे में उस समय हिंट मिला था? क्या वो खतरा है जो मेरे सील को फाड़ कर सकता है? वो खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार उससे बिट्रे कर रही होती है। जैसे ही जी मैन की प्रेजेंस महसूस करता है, डीमन का पूरा शरीर अपने आप तेजी से कांपने लगता है, दिल की धड़कनें कहीं बेकाबू हो जाती है और उसके अंदर से एक प्राइमल इंस्टिंक्ट जागती है जो उसे साफ साफ सिग्नल देती है कि उसे जिन से नहीं लड़ना है, जिससे जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना चाहिए। और इस फीलिंग के साथ वो डीमन पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त उसका दिमाग सवालों में उलझा रहता है। आखिर ये जीमान है कौन, ये कैसा डीमन है, इतनी काम एनर्जी के साथ इतनी इंटेंस थ्रेट बन चुका है। लेकिन इसी सोच के बीच जी मैन एकदम ठंडी नज़रों से अपनी उंगली के पर एक एनर्जी कंडेंस करता है और उसी कंडेंस लाइट से एक ऐसा स्लैश छोड़ता है जो हवा को चीरता हुआ उस भागते डीमन की गर्दन पर सीधा स्ट्राइक करता है। और जैसे ही वो एनर्जी उसकी स्किन से टच करती है, उसकी गर्दन से गहरा काला और गर्म खून फाउंटेन की तरह निकलने लगता है। डीमन चीखते हुए जमीन की तरफ पलट कर देखता है और बकबका कर बोलता है, आखिर तू है कौन, कहाँ से आया है।
लेकिन अब जीमान के हाथ में कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक ऐसी एनर्जी ब्लेड है जिसने उसे प्योर लाइट को कंडेंस करके मैनिफेस्ट किया है। इतनी साफ, इतनी प्रिसाइज कि उसमें से कोई रिफ्लेक्शन तक नहीं दिख रही है, ना ही इसका कोई फॉर्म है। ये स्वॉर्ड इतनी प्योर है कि खुद डीमन भी हैरान होकर चिल्ला पड़ता है। इस स्वॉर्ड में तो ना ही कोई शैडो है, ना ही कोई वेट, सिर्फ कंडेंस लाइट। क्या ये टेक्निक है? ये एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जिस पर जी मैन बड़े आराम से बोलता है, ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है। एक ऐसी टेक्निक जहाँ मैं कैजुअली स्वॉर्ड को वेव्स के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, और हॉनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि इसमें मैंने कितनी टेक्निक मिक्स कर ली है, क्योंकि मैंने इसे परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया। ये मेरे बॉडी का ही पार्ट है, और उसकी इस बात के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी का ऑरा पूरी तरह से रेडिएट करने लगता है। अब जी मैन एल्डर गू चैंग की तरफ देखता है और गू चैंग उसकी तरफ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जैसे दो गैलेक्सीज आपस में टकराने वाली हों, और इस इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट को देखकर एल्डर वैंग मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी को गू चैंग के इक्वल मानूंगा। लेकिन जी मैन, ये जो बंदा है गू चैंग का मात्र ओपोनेंट है इस पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर गू चैंग को डिवाइन इमोर्टल कहा जाए तो जी मैन को स्वॉर्ड गॉड कहना होगा। और ये देखकर एल्डर वैंग जी मैन की प्रोफाइल ओपन करता है, जहाँ पर रिवील होता है कि जी मैन अभी-अभी परफॉर्मेंस एवरेज रेलम की मिड स्टेज को क्रॉस कर लिया है। और ये देखकर वैंग खुद हैरान हो जाता है। इसका मतलब जी मैन मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और अगर परफॉर्मेंस एवरेज की बात करें तो पूरे याओरी एम्पायर में कोई ऐसा दूसरा एक्सपर्ट नहीं है जो इस लेवल पर पहुँचा हो। और इस रियलाइजेशन के साथ ही एल्डर वैंग मुस्कुराते हुए सोचता है, ये तो बात पक्की है कि डिवाइन इमोर्टल सेक्स से अब कोई भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी रिस्पॉन्स के बीच गु चैंग अपने स्वॉर्ड जी मैन की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, गु चैंग, हमारी आखिरी टक्कर फॉरबिडन सिटी के अंदर हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें फिर से यहाँ देखूंगा। और उसके यह कहते हैं जी मैन अपनी स्वॉर्ड को हवा में हल्के से मोड़ते हुए जवाब देता है, तुम अभी नोबिलिटी रेल पर हो, पहले प्रोफाउंड एवरेज रेल में ब्रेक थ्रू करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। और जी मैन की ये बात सुनते ही एल्डर कू चैंग को अंदर से समझ आता है कि जी मैन अब परफॉर्मेंस एवरेज रेलम की मिड स्टेज को पार कर चुका है। और उसी समझ के साथ वो जी मैन को एक शांत मुस्कान देते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार रहूँगा। और फिर जी मैन बड़ी गरिमा के साथ वैंग के सामने आते हैं और झुक कर उसे ग्रीट करते हैं, सेक मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको इतनी देर बाद ग्रीट कर रहा हूँ। और ये ह्यूमिलिटी देखकर पूरे माहौल में एक अद्भुत शांति छा जाती है। लेकिन तभी उस वांटेड डीमन की नज़र गुचैंग पर पड़ती है, और वो मन में कैलकुलेशन शुरू कर देता है, जब तक कि एल्डर गुचैंग यहाँ है तब तक मेरे पास एक भागने का चांस था, लेकिन ये जीमान भी यहीं आ चुका है। शायद अब मैं यहाँ पर नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन ये मिस्टीरियस सेक्स मास्टर, ये जो कुछ है ना, मुझे एक ही अटैक में वेपराइज कर सकता है। इसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी परफॉर्मेंस रेल पर है, तो फिर ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, मैं इसके सामने तो धूल भी नहीं हूँ। और ये सोचते हैं डीमन अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाता है, आज तो डेविल यहाँ फेल हो गया। कोई बात नहीं, अगर मरना ही है तो मैं कम से कम उस मोटे को तो मार कर ही मरूंगा जिसने हमेशा मेरे सिर में दर्द किया। ये कहते हैं डीमन पूरी फ्यूरी से लीकिंग पर अटैक करता है, जिसे देखकर लीकिंग रोते रोते चिल्लाता है, अरे भाई मेरे ऊपर क्यों, मैं तो अभी एंट्री पिक रेल पर भी नहीं पहुंचा हूँ, 1 साल बाद मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, अभी तो मैं मॉर्टल ही हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी पावर के बाद भी एक कमजोर इंसान को मार रहे हो। लेकिन उसके पहले डीमन का अटैक उसे चीर कर रख दे, एल्डर गू चैंग लाइटनिंग स्पीड से अपनी एनर्जी को रिवील करता है और ली किंग को बचा लेता है। लेकिन उसकी पैंट पीछे से फट जाती है और कट्स उसके शरीर पर आ जाते हैं, जिससे ली किंग बुरी तरह घबरा कर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पड़ा हुआ अपने मन में सोचता है, इस डिवाइन इमोर्टल सेट के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मुझे किसी भी खतरे से बचा सकते हैं, इसलिए अगर मैं चाहूँ किसी को भी ऑफेंड कर दूँ मुझे तो कोई छू भी नहीं पाएगा। उसी पल जीमन एकदम शांत चेहरा बनाते हुए अपनी 2 उंगलियां उस डीमन के माथे पर टिका देता है और बिल्कुल सटीक फोकस के साथ कहता है, सेक्ट लीडर, अब आप मुझे बताओ कि इसके साथ क्या करना है। जैसे ही सीन शुरू होता है, वैंग उस डीमन से कहता है, देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ये कि जितना भी पैसा, स्पिरिचुअल एनर्जी या वैल्यूबल्स आइटम्स है
सब मुझे सौंप दो और हमारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को जॉइन कर लो। और दूसरा ये है कि तुम अपनी फर्टिलाइज़र टेक्निक से इस जगह को फार्मिंग करनी होगी, यहाँ के प्लांट्स और फ्लावर की देखभाल करनी होगी। और वैंग मन में सोच रहा था है कि अगर मैं इस डीमन को अपने सेक्ट में भर्ती करवा लेता हूँ तो मुझे हाई लेवल सेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर ये मना कर दे तो भी मैं यहाँ इसे ख़त्म कर दूंगा, जिससे मुझे किल पॉइंट्स तो ज़रूर ही मिलेंगे। तभी वो डीमन ज़ोर से चिल्लाता है, डेविल्स को कभी हराया नहीं जा सकता, ना ही झुकाया जा सकता है। और इतने में ली किंग मजाकिया अंदाज में बोलता है, सेक्ट लीडर मुझे लगता है ये सेकंड ऑप्शन ही चूज करेगा, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूँ, इसकी बॉडी को मैं ज़मीन में गाड़ दूँ और उस पर थोड़ा-सा पेशाब कर दूँ, जिससे जल्द ही इसके शरीर से पौधे और फूल उगने लगेंगे और हमारा सेक्ट और भी खूबसूरत दिखेगा। और लेकिन की ये बात सुनकर वैंग को उस डीमन से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो अब मन में सोचता है कि यार ये फैटी उस पंच को भूल गया, जो मैंने इसे थोड़ी देर पहले माना था। मैंने तो सोचता कि इसके बड़े होने के बाद इसकी ब्लैक टर्टल स्पिरिट को अवेकन करूँगा, लेकिन अब मैं इसे अभी फ़ोर्सफुली अवेक कराऊँगा। और तभी हम देखते हैं कि ली किंग के चेहरे पर एक और जोरदार पंच पड़ता है और ये दूर जाकर गिरता है, लेकिन इस बार पंच किसी और ने नहीं बल्कि लिंग फ्यू ने मारा था, जिसे देखकर ली किंग चौंकते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर आपने मुझे क्यों मारा? तो लिंग फ्यू बात घुमाते हुए मासूमियों से कहती है, नहीं ब्रदर, मैंने आपको नहीं मारा, आपके गल पर मच्छर बैठा था, मैं तो उसे मार रही थी ताकि वो आपका ब्लड ना पी सके। और ये सुनकर ली किंग उस मच्छर को ढूंढने लग जाता है और इधर-उधर कूदते हुए बोलता है, मच्छर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इस जीनियस का ब्लड पिया? क्या तुझे पता है कि मेरा ब्लड कितना प्रीशियस है? ये सब देखकर डीमन पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था और वो गुस्से में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वैंग उसके पास आता है और कुछ कहने वही वाला होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और प्राउड रखने वाले पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम मेरे स्क्वाड को 1 साल के लिए जॉइन कर लो, और 1 साल बाद अगर तुम्हें लगे कि मेरा सेक्ट जो है तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट से बाहर जाने का मौका दूँगा और तुम यहाँ से जाकर कहीं भी रह सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और वैंग के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो खड़ा होकर ज़ोर से हँसते हुए बोलता है कि जो डेविल होते हैं वो या तो मरते हैं या फिर मारते हैं, लेकिन वो कभी किसी के हाथों के लपेटे में नहीं आते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं वो ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने पैसों की जो पुतली होती है वो निकाल कर वैंग की तरफ कर देता है। इसके बाद वैंग जो होता है वो उस पैसों को ले लेता है और पैसों को लेते हुए अपने मन में सोचता है, इसका जो मुँह है उसके अंदर से काफ़ी बुरी बातें निकलती है। और अब जैसे ही वैंग उन पैसों को रिसीव करता है उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे 10,000 सेवी पॉइंट्स मिले हैं और वहीं एक रैंडम समन भी मिला होता है, जो देखकर वैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगर स्टीमन को अपने सेक्ट के अंदर रिक्रूट करूँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि मुझे फ्यूचर में पावरफुल से पावरफुल लोगों को ही सेक्ट में अंदर लाना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा मुझे उतने ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इतना सोचकर जो वैंग होता है वो डेमन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, हाँ चलो, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम लोग जो लोगों को खाने की बातें कर रहे थे वो क्या था? और इतना बोलते ही जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है, चलो ये मेरा यहाँ पर डिसाइबल एक्सेप्ट हो गया है, तो अब मैं इसके यहाँ के ट्रू नेचर को जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये डेविल हुआ और इस वर्ल्ड के लिए खतरा हुआ तो मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। और वैंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी वो डीमन जवाब देता है कि अरे वो तो बस मेरी हॉबी है, मैं लोगों को डराने के लिए, उससे मज़े लेने के लिए ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मैं सच में किसी को नहीं मारता और ना ही उसे खाता हूँ। और उसकी बात सुनकर जो वैंग होता है वो अजीब सा फेस बना कर लेता है और उसकी बातों पर भी उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो सिस्टम से बोलता है, सिस्टम क्या ये सच बोल रहा है? जो सुनते ही जो सिस्टम होता है वो वैंग को बताता है, हाँ ये पूरी तरह सच है। जो सुनकर जो वैंग होता है वो थोड़ी देर तक ऐसे ही देखता है और अगले ही पल वे दोनों जोर-जोर से हँसना शुरू कर देते हैं। वैंग जो होता है वो हँसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा कितना ही अजीब है, क्योंकि ये एक डीमन है और उसी के साथ ही एक प्रोफाउंड रेल्म के पीक पर है, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों को डराने के लिए इस तरह का चीज़ों का यूज़ करता है। अगर मैं सच बताऊँ कि जब ये यहाँ पर आया था
इसने आकर यहाँ पर कहा था कि ये हम सभी लोगों को यहाँ पर मार देगा और उसके बाद हम सभी लोगों को खा जाएगा। तो एक बार के लिए मैं भी यहाँ पर डर गया था। देख भाई, ये सब मैं तो उसे बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने इसे बता दिया तो सीधा मेरी इज़्ज़त का पोस्टर उड़ जाएगा। और अब जब ये दोनों आमने-सामने खड़े होकर ऐसे हँस रहे हैं, तो लिंक फ़्यू की आँखें खुली की खुली रहती हैं और वो हैरान से बोलती हैं कि सेक्ट लीडर ने आखिर कौन-सी हिडन क्लास टेक्निक निकाल दी, जो बस 2-4 लाइनों बोलकर नोबिलिटी रेल्म के टॉप टियर बंदे को भी सेक्ट के अंदर खींच लिया। तभी ली किंग पूरी बौखलाहट से चीखते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर प्लीज़ इस डेविल को अंदर मत आने दो, वरना ये हमें एक-एक करके निगल जाएगा। लेकिन वैंग स्टाइल मारते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, ये कहना बंद करो और मेरे पीछे चलो। और जैसे ही ये बोलता है वो झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लिंग फ्यू पूछती है कि सेक्ट लीडर हम कहाँ जा रहे हैं? तो वैंग पलट कर जवाब देता है कि तुम्हें रियल डिवाइन इमोर्टल सेट की झलक दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही लिंग फ्यू ये सुनती है, वो बोल पड़ती है कि मुझे पहले ही पता था कि एक झोपड़ी इस लेवल के सेट का असली चेहरा नहीं हो सकता है। तभी ली किंग हंसते हुए बोलता है, फाइनली हम डिवाइन इमोर्टल सेट के रियल बेस पर जा रहे हैं। और अब जब वो डीमन अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं पहले ही श्योर था कि ये कोई सेक्ट है, ये जो नॉर्मल सेक्ट नहीं है बल्कि सीधा हिडन सेक्ट है, वरना कोई ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोफाउंड एवरेज रेल्म और प्रोफाउंड जनरल रेल्म के एक्सपर्ट किसी लोकल से झोपड़ी में बैठे हो। और मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा सेक्ट है जहाँ पर टॉप टियर लोग इतनी शांति से एल्डर बने बैठे हैं। और जैसे ही वैंग उन्हें अंदर ले जाता है, हम देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर जगह बहुत टाइट है और सब लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। तभी लिंग फी बोलती है कि ये अंदर से तो और भी ज़्यादा छोटा लग रहा है, जिस पर वैंग बोलता है, जरा पीछे हटाओ, अब मैं असली चीज़ को खोलने वाला हूँ। और जैसे ही वो एक टोकन निकालता है, पूरा ग्राउंड वाइप करना शुरू कर देता है और जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। और उसे देखकर लिंग फ्यू ली किंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। दूसरी तरफ डीमन की हालत ये हो जाती है कि उसका जबड़ा खुला का खुला रह जाता है और तभी उसके सामने एक सीक्रेट दरवाज़ा प्रकट होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है क्या चीज़, जो इन लोगों को सीधा एक सीक्रेट रेल्म के अंदर खड़ा रखा है। और ये सीक्रेट रेल्म जितना डीप होता है उतना ही घातक होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट में सीक्रेट रेल्म का मिलना मतलब सीधा गेम चेंजर। और हर बार जब ऐसा रेल्म खुलता है तो उसके पीछे खून से भरी कहानी छोड़ जाता है। और अगर कोई यहाँ ऐसा बंदा रेल्म खुद खोल रहा हो तो मतलब वो गॉड लेवल पर होगा। लेकिन जो भी हो, ये सेक्ट सिर्फ सीक्रेट नहीं है, ये सीधा पावर की फैक्ट्री है। इन सीक्रेट रेल्म को ओपन करने के लिए प्रोफाउंड एम्परर रेल्म या ऊपर के कल्टीवेटर की ज़रूरत होती है। और उस सीक्रेट रेल्म में अंदर छुपे होते हैं अल्ट्रा लेवल के ट्रेजर्स, जो ट्रेजर्स नहीं हैं बल्कि लेजेंडरी आइटम्स भी हैं, जिन्हें छोड़ गए थे ये एम्परर लेवल के मॉन्स्टर, जिनकी एक झलक से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट थरा जाता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन लोगों ने अपने डिवाइन इम्पोर्टर सेट को इस सीक्रेट रेल्म के अंदर कैसे बसा दिया? इनके पास वो आई कहाँ से? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सेक्ट का जो मास्टर है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि खुद एक प्रोफाउंड एम्परर का मॉन्स्टर है और ये पूरा सेक्ट उसकी छोड़ी गई अपनी पर्सनल एम्परर लेगेसी है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ब्रदर, अगर वो चीज़ मुझे मिल गई ना तो गेम बदल जाएगा। और वैंग बिना कुछ बोले उस सीक्रेट रेल्म के दरवाजे को खोल देता है और जैसे ही अंदर एंटर करता है उसकी आंखें खुली खुली रहती है, क्योंकि सबके सामने खड़ा होता है एक ऐसा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जिसकी वाइब इतनी डार्क और इतनी हैवी होती है जैसे कि पूरी दुनिया जहां एनर्जी हवा में तैर रही हो, बिल्डिंग लाइट से नहीं बल्कि रॉ पावर से चमक रही हो। और वो सीन देख कर लीकिंग और लिंग फ्यू दोनों की बॉडी में झंझनाहट दौड़ जाती है। वो लोग बिना पलक झपकाए उस सेक्ट को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ डीमन की आंखों में एक अलग ही लेवल का शौक होता है। वो अंदर ही अंदर बताता है, क्या यही है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट? अगर ये सच है तो ये सेक्ट अपने नाम के हर लेटर के लायक है। और तभी वैंग सबको बोलता है कि चलो अब अपना अपना रूम चूज कर लो और एक्सप्लोर करो इस सेक्ट को। लेकिन याद रखना, फॉरबिडन सेक्ट में जो घुसना मतलब अपनी खुद की कब्र खोदना। सारे लोग फुल जोश में हाँ बोलते हैं। वहीं वैंग एकदम साइलेंट स्टेप में अपना प्राइवेट रूम खोलता है, जहां अंदर लाइन से एल्डर्स की सीट लगी होती है और बीच में होती है सेक्ट मास्टर की थ्रोन, जिससे लगातार ऑरा निकल रहा होता है।
वैंग बिना टाइम वेस्ट किए एकदम बीस्ट साइड में उस पर जाकर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि एक दिन वो सारे सीट्स को भर देगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाउंड एम्परर के मॉन्स्टर से जो पूरे रेल्म को हिला देंगे। फिर वो सीधे सिस्टम को ट्रिगर करता है और उससे बोलता है, सिस्टम अब टाइम आ गया है उस रैंडम समन को बाहर निकालने का। और जैसे ही ये बोलता है यह पूरा सेक्ट हिलने लगता है। जैसे ही सिस्टम अनाउंस करता है इस बार जो समन हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि याहू है। वो है वैंग की आंखें चमक उठती है, वो एकदम एक्साइटेड होते बोलता है, क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ? क्या मैंने इस वर्ल्ड की वाकई एक नंबर की ब्यूटी को समन कर लिया है? और ये सोचते हैं उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ जाती है जो खुद की एक्साइटमेंट को बयान कर रही थी और वो तुरंत सिस्टम को कमांड देता है, जल्दी से यू का फुल स्टेटस डिस्प्ले करो क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये डिवाइन लेवल की ब्यूटी किस क्लास की पावर रखती है। और सिस्टम बोलता है कि याऊ एक्स ड्रैगन मार्शल आर्ट नोवेल की एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अकेले ही टॉप 10 रियल के कई टाइटल धारियों को फिनिश किया है और उसकी ब्यूटी इतनी डेंजरस है कि उसे देख चुके कई मोनार्क्स ने खुद को साइलेंट मोड में डाल दिया। और उसके बारे में जानकर वैंग के मुंह से ये निकलता है, खूबसूरत भी और पावरफुल भी। और तभी यही बातें चल रही होती है कि तभी उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे एक रोशनी सी फैलती है और वहाँ धीरे धीरे कहीं से अल्ट्रा ब्यूटी बाहर निकलती है जो कोई और नहीं बल्कि याओ यू ही होती है, जिसकी एंट्री ऐसी होती है जिसे कोई डायमेंशन की देवी उतरी। और जैसे ही वो ज़मीन पर उतरती है पूरे हॉल में एनर्जी की वेव्स गूंज जाती है और वैंग बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रह जाता है। फिर उसके मन में आता है इतना अनरियल मोमेंट, उसका खुद पर कंट्रोल छूट रहा है और वो सोचने लगता है क्या मेरा लक सच में इतना खतरनाक है कि मुझे इतनी ओपी लड़की केवल ड्रॉ में मिल गई। फिर वैंग मन ही मन खुद से मजाक करते हुए बोलता है कि मेरे हाथ ही तोड़ दो ताकि मैं दोबारा और कोई ड्रॉ ना कर सकूं क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तभी याओई उसकी तरफ देखती है और बेहतर पोलाइट होकर उसे ग्रीट करती है और वैंग के मन में खुशी की सुनामी दौड़ जाती है और वो सोचता है कि ये कितनी कूल है ये सिस्टम जो जिन लोगों को भी ट्रांसफ़र करता है उनकी मेमोरी में मैं पहले से उनका सेक्स पार्टनर होता हूँ जिससे मुझे उन्हें कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो याहू से कहता है इतनी शराफत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे पास बैठो। और जैसे ही याहू पास के सीट पर बैठती है उसकी बॉडी से इतनी कड़क कोल्ड एनर्जी निकलती है कि पूरा रूम फ्रीजिंग फील करने लगता है और वैंग को खुद कपकपी छूटने लगती है। और तभी वो सिचुएशन को समझते हुए याहू को स्माइल के साथ कहता है कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। जैसे ही यावी वैंग की बात सुनती है तो वो बोलती है ठीक है मास्टर, और एक झटके में वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके जाते ही वैंग की हालत ऐसी हो जाती है जैसे ही उसे डीप फ्रीजर में बंद किया गया हो। वो कांपते हुए अपने मदद से बड़वाता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस लड़की की बॉडी से इतनी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी निकलेगी। और मुझे पता है उसने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो मैं सच में जमकर यहीं फ्रीज होकर मर जाता। और अब मैं सोच रहा हूँ इसी तरह उसकी बॉडी से कोल्ड फ्लो निकल रही हो तो भाई मैं रोमांस तो छोड़ो उसके पास बैठ भी नहीं पाऊँगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, मुझे जल्दी से जल्दी खुद को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसकी कोल्डनेस को हैंडल कर सकूँ। और जैसे ही ये सीन ख़त्म करता है तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिमाइलो मोटर सेट की दूसरी लोकेशन पर, जहाँ याऊ अब एक प्राइवेट रूप में एंटर करते हैं। तभी वहाँ से अचानक वो डीमन आ जाता है और आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है और बोलता है ये जगह तो काफ़ी अजीब है, मतलब ये कोई रैंडम प्लेस नहीं है बल्कि हिडन सेक्ट का हेडक्वार्टर है। लेकिन फिर भी इतने कम लोग क्यों हैं यहाँ पर? ये तो एक लेजेंडरी ग्रेड सेक्ट है, यहाँ तो हज़ारों डिसाइबल होने चाहिए। लगता है कि ये सब अपने अपने रूम्स में मेडिटेशन कर रहे होंगे, उन्हें इन्हें खोजना होगा। तभी जैसे ही वो एक रूम का दरवाज़ा खोलता है उसका पैर अंदर रखते ही धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। वो घबरा कर चिल्लाता है यार ये क्या हो रहा है, मेरा मेरा पूरा पैर जम रहा है। फिर वो जैसे ही नीचे देखता है तो उसे एहसास होता है ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है और ये डरते हुए बोलता है ये तो कोल्ड क्यों हो रहा है। तभी उसके सामने जो सीन आता है वो पूरी तरह से हिला देता है क्योंकि उसके सामने याव्यू खड़ी होती है जो पूरी रेज के साथ उसकी आंखों में आग जल रही होती है। वो सीधा उसकी तरफ देखते हुए ठंडे मगर डेंजर टोन में कहती है याद रखो अगर तुमने दोबारा इस रूम में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें
अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगी। और इतना कहते ही यावी अपनी मेंटर सोल को रिलीज़ करती है, जिससे पूरे एरिया में एक हेवी कर देने वाला कोल्ड प्रेजेंस फैला जाता है और डीमन की हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वो एक ही पल में वही जम जाता है और फिर जैसे तैसे वहाँ से भागता है और भागते-भागते अपने मन में सोचता है, ये लड़की तो सर्च रेल के टॉप एक्सपर्ट है और मैं कितना मूर्ख था कि इस सेट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि 2-2 सर्च लेवल के मॉन्स्टर बैठे हुए हैं और लोग अपने रूम्स में सो रहे थे, इसलिए मुझे इनका पता नहीं चला। अब कोई भी दरवाज़ा बिना सोचे ओपन नहीं करना चाहिए, वरना उसी लड़की ने जिसने मुझे वार्न किया है अगली बार सीधा जान ले लेगी। और इस बार तो मैं किसी तरह बच पाया, क्योंकि जब मैं उस रूम के अंदर गया तो मुझे लगा कि कोई शायद सिगरेट मिलेगा, लेकिन मुझे वहाँ मिली मेरी खुद की मौत। इसके बाद वो डीमन सोचता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की। वो यहाँ पर खुद को समझती क्या है? क्या उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं ग्रेट डीमन हूँ और बहुत ही जल्द मैं अपनी पुरानी पावर को दोबारा हासिल कर लूँगा। और बोलता है कुछ भी कहो, वो लड़की सच में दूसरी दुनिया की लगती है। अगर मुझे एक बार उसे किस करने का मौका मिल जाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सफल हो जाती। और चाहे जो भी हो जाए, मैं अब डिवाइन इमॉर्टल सेट को नहीं छोड़कर जाने वाला। मैं यही रुकूँगा और अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लूँगा कि वो लड़की खुद मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि अब वो मेरे दिल में उतर चुकी है और मैं किसी और को यह मौका नहीं दूँगा कि वो मुझसे पहले उसे पटा ले। और जैसे ही वो ये ठान लेता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन में दिखाया जाता है कि लिंक फ्यू एक जगह उदास खड़ी हुई होती है। तभी लीकिंग आता है और उसे देखकर कहता है, जूनियर सिस्टर क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? हमारा सेक्ट पसंद नहीं आया क्या? देखो तो ये बहुत बढ़िया है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा-सा सेक्ट घुमा लाता हूँ, जिससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, ली फिंग धीरे से उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, सीनियर ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए। और बिना कुछ समझे ही अगले ही पल उससे के चेहरे पर भारी पंच मारती है। ली किंग की हालत ख़राब हो जाती है, उसके मुँह से खून निकलने लगता है और सीधा उठकर ज़मीन से टकराता है। उसकी चीख इतनी तेज़ होती है कि पूरे टावर के अंदर की उसकी चीख गूंज जाती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। लिंग फ्यू जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो झटके से उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर लिंग फ्यू भी डर जाती है और ली किंग रोते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर आपने मुझे क्यों मारा? आप मुझे बुली कर रही हो। मैंने आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। मैंने आपको ऑफेंड भी नहीं किया, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन इसके पहले वो कुछ और कहता है। ली किंग शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब वो सब बातें जो सेक्ट लीडर ने मुझे बताई थी वो झूठ नहीं थी, क्योंकि मैंने इसे जो पंच मारा था वो कोई हल्का नहीं था। उसमें मैंने पूरी पावर लगा दी। मैं जानती हूँ कि अगर ये पंच किसी और को लगता तो कई दिनों तक उठ नहीं पाता, लेकिन लीकिंग तो सीधा उठकर बैठ गया। इसका मतलब ये है कि इसके पास सच में कोई टेरिफाइंग फिजिक है। और ये सोचते ही अब लिंक फ्यू की आंखों में रिस्पेक्ट और हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर झलकने लगता है और वो बड़े ही प्यार से लीकिंग की तरफ बढ़ती है और बड़े प्यार से कहती है, सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर जो कुछ करने वाली हूँ वो सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। और ये सब की सुनकर ली किंग रोते हुए कहता है, क्या मतलब मेरे भले के लिए मुझे कूटा जा रहा है? क्या तुम्हारा लॉजिक है कि अगर किसी का भला करना हो तो तुझे उसे अधमरा कर दो? जूनियर सिस्टर ये बात एकदम सेंसलेस है और वैसे भी तुम मुझे बुली नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हारी नज़र मेरी पोजीशन पर है, क्योंकि मैं सेक्ट में तुमसे ऊपर हूँ और तुम नीचे, इसलिए तुम चाहते हो कि मुझे हटाकर फर्स्ट डिसाइबल बन जाओ। लेकिन सॉरी सिस्टर, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ दिखने में क्यूट हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। और ये सुनते ही लिंग फ्यू उसे शांति से समझाते हुए बोलते, सीनियर ब्रदर प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि खुद सेक्ट लीडर ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई नॉर्मल फिजिक नहीं है, बल्कि एक टेरिफाइंग फिजिक है और मुझे भेजा हुआ है ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। और ये सुनते ही लीकिंग हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मेरे पास टेरिफाइंग फिजिक है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में कोई मेरे पास स्पेशल फिजिक होता तो क्या मुझे ही पता नहीं चलता? सेक्ट लीडर मुझे जानबूझकर पिटवाना चाहते हैं, वरना मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है और मैं तो बस एक सीधा साधा बंदा हूँ और मुझे याद भी नहीं पड़ता
कि मैंने ऐसा क्या किया कि सेक्ट लीडर मुझसे नाराज़ हो गए। अब ली किंग की मासूमियत देखकर लिंग फ्यू खुद को हँसने से नहीं रोक पाती और मुस्कुराते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, आप मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। सच में सेक्स मास्टर का मतलब तुम्हें सज़ा देना नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर कहा था कि तुम्हारे अंदर एक टेरिफाइंग फिज़िक छिपा हुआ है। और ये सुनते ही ली किंग एकदम चौंक जाता है और एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, क्या सच में मैं एक जीनियस हूँ? लेकिन फिर तुरंत ही सोच में पड़ जाता है और खुद से बोलता है, यार अगर मैं सच में जीनियस होता तो मुझे खुद ही नहीं पता चल जाता, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो एक सिंपल सा मॉडल हूँ, ना स्पेशल कोई पावर, ना ही कल्टीवेशन की समझ। इवन मुझे तो कल्टीवेशन करना आता भी नहीं। और जीनियस लोग जो होते हैं वो बिना एफर्ट के सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं तो एक गोलू मोलू कद्दू हूँ। और ये सब कुछ सुनते ही लिंग फ्यू बहुत ही नरमी से उसे समझाती हैं कि सीनियर ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी ही थी कि तुम्हारी जो टेरिफाइंग फिजिक है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, और जब तक तुम चाहे खुद को कितना भी ट्रेन कर लो, तुम्हें उसका 1% भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले उसे अवेकन करना पड़ेगा। और इतना सुनते हैं लिंक किंग के जैसे आसमान में उड़ने लगता है और एक्साइटेड होकर बोलता है कि इसका मतलब है कि मेरे पास एक रियल टेरिफाइंग फिजिक है जो बस डीप स्लीप में है। ओह सिस्टर, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे एक्टिवेट करूँ, क्योंकि अब मैं और नॉर्मल नहीं रहना चाहता। मुझे वो लेवल चाहिए जहाँ मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ हो और लड़कियाँ खुद मेरे पास आए। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इतना कहते ही उसकी आंखों में प्यारा सा सपना चमकता है। फिर लिंक फ्यू उसकी रोमांटिक फीलिंग को लात मारकर सीधा आउट कर देती है और बोलती है, अगर सच में टेरिफाइंग फिजिक एक्टिवेट करना है तो बस एक काम करना होगा, और वो ये है कि हर दिन हर पल मुझसे मार खानी होगी और बिना सवाल के खानी होगी, तभी वो पावर जागेगी। और जैसे ही वो बोलती है, लात सीधा उसके मुंह पर लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है कि जूनियर सिस्टर, एक बात बताओ, अगर सच में मेरा फिजिक इतना पावरफुल है तो वो खुद सेक्ट मास्टर क्यों नहीं आया इसे एक्टिवेट करने के लिए, तुम्हें क्यों हो जाया है? तब लिंक फ्यू अपने आंखों घुमाते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, तुम भी जानते हो हमारे सेक्ट लीडर कितने क्रेजी लेवल के मॉन्स्टर है। उनका एक स्लैप तुम्हें इस रियलिटी से मिटा देगा, बल्कि तुम्हारे वजूद को इस ख़त्म कर देगा। इसलिए उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी है ताकि तुमसे अधमरे रहो, मरो नहीं। और मैं तुम्हें जब तक मारूँगी जब तक तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर खुद बाहर ना निकल रहा है। और इतना बोलते ही वो अपनी ऑरा रिलीज़ करना शुरू कर देती है और ली किंग डरते हुए चिल्लाता है, सीनियर सिस्टर, क्या और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं बिना पिटे ये पावर एक्टिवेट कर सकूँ? क्योंकि यूँ ही पिटता रहा तो कहीं मैं फिज़िक एक्टिवेट होने से पहले ही मैं मर ना जाऊँ और मरने के बाद ही मेरा फिज़िक एक्टिवेट हो। और इतना कहते हैं लिंग फ्यू बिना रुके उसे इतनी जोरदार किक मारती है कि ली किंग का फेस बिगड़ जाता है और वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे फेस पर मत मारो, मेरा फेस ही मेरी पहचान है। अगर यही चला गया तो कौन सी सिस्टर पटेगी। और उसकी चीखें इतनी तगड़ी होती है कि पूरा टावर गूंजने लगता है। और तभी वैंग भी वहाँ आ जाता है और उसे ऐसे हालत में देखकर मन ही मन सोचता है, दर्द ही वो की है जो इस नॉर्मल से दिखने वाले बंदे को लीजेंड बना सकती है, क्योंकि वैसे भी इसकी जो जुबान है वो कुछ ज़्यादा ही चलती है। और मुझे तो ये सीधा ही लगता है कि इसे मार खाना इसके लिए कोई सज़ा नहीं है बल्कि फ़ेवर है, क्योंकि अगर किसी के साथ इसका फिज़िक्स एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये बंदा सीधे ग्रेट जीनियस की कैटेगरी में एंटर कर जाएगा। लेकिन सच बात ये है कि मुझे खुद इसे अपने हाथों से मारने में मज़ा आता था, लेकिन सेक्ट लीडर के रूप में मेरी जो डिवाइन इमेज है उसे भी तो बचाना ज़रूरी है। अगर लोग देखेंगे कि मैं खुद किसी को पीट रहा हूँ तो मेरे सेक्ट मीट लीडर वाले ठाठ में दरार आ जाएगी। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि मुझे डर है कि इसका टेरिफाइंग फिजिक एक्टिवेट हो गया और ये बंदा बेकाबू हो गया तो ये खुद मेरे ही ऊपर पलट के हमला ना कर दे, और तब मुझे भी नहीं पता कि खुद को कैसे बचाऊंगा। तो हाँ, जो कर रही है वो लिंक फ्यूज सही कर रही है। तभी कैमरा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हेवनली डिवाइन पीक जिसका नाम है लिंक पीक, और उसके ऊपर मौजूद है एक अल्ट्रा पावरफुल सेक्ट जिसका नाम है लिंग युआन सेक्ट। सेक्ट के अंदर एक खास जगह पर सारे एल्डर्स की मीटिंग है और सभी साथ बैठे हुए हैं। तभी एक एल्डर बोलता है, सेक्ट मास्टर, डीमन सीलिंग गैदरिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन हमारा यंग लॉर्ड चैन जियान तो अभी तक परफॉर्म जनरल रेन तक भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, और हम अगर उसे ऐसे भेजते हैं तो सीधा उसे डेथ मिशन पर भेजने जैसा होगा। और जैसे ही ये बात कहता है हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई मामूली नहीं है बल्कि ग्रेट एल्डर है लिंग युआन सेक्ट का। और बाकी एल्डर भी मन ही मन सोचते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा सेक्ट इतना वीक हो जाएगा, हमारे पास एक डिसाइबल तक नहीं है
जिसे एक क्रेजी इवेंट में भेजा जा सके। लेकिन तभी से मास्टर उन्हें शांत करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है ये रिस्की है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए इस बार की हाँ किसी भी हालात में हम डीमन सिटी गैदरिंग को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक मौका नहीं बल्कि दरवाज़ा है याओरी एकेडमी जैसी जगह में एंट्री करने का, और इसमें मौके को खोना यानी पूरे फ्यूचर को फेंक देना। इसलिए हाँ, हम वहाँ किसी न किसी को भेजेंगे। और ये सुनते ही एल्डर थोड़ा-सा सीरियस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मास्टर आप भी जानते हो इस बार सिर्फ यंग जनरेशन के लोग ही भाग ले सकते हैं। अगर हम अपने सेट की बात करें तो हमारे पास यंग कल्टीवेटर है, वो सब अभी स्पिरिट लेवल के मिड लेवल तक ही हैं, और ये लेवल उन्हें उस गैदरिंग में भेजना मतलब सिरों के बीच किसी खरगोश को छोड़ना और उम्मीद करना कि वो जिंदा वापस लौटेगा। क्योंकि अगर हमारे सेट के स्पिरिट लेवल के कल्टीवेटर बाकी टॉप सेट के मॉन्स्टर के सामने कभी खड़े ही नहीं हो सकते, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि वो उनसे कम्पीट कर पाएंगे? ग्रेट एल्डर की ये बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि सबको एक ही बात समझ में आ जाती है कि सेट के हालात सच में बहुत ही डाउन है और उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन तभी सेट मास्टर की आंखों में एक चिंगारी जलती है और वो एकदम से खड़ा हो जाते हैं। रूम को हिला देने वाली आवाज़ चिल्लाती है कि मुझे ये बताओ कि हमारी जग्गू माउंटेन की आउटर रेंज में अभी हाल में ही कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है क्या? और तभी सुप्रीम एल्डर रिपोर्ट करता है, हाँ एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि चेंगलिंग फैमिली का यंग मास्टर मार्कुस वहाँ जाकर लिंग फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर चुका है और वहाँ से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई है, और वो लड़की खुद मिस लिंग है, क्योंकि मार्कुस ने उसका पीछा भी किया और उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। और ये सुनते ही मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और एकदम सीरियस मोड में आता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि लिंग फैमिली की किस्मत इतनी बुरी निकलेगी। वो डायरेक्टली एम्पायर के टॉप मॉन्स्टर के रडार पर आ जाएगी, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिस लिंग एक टैलेंटेड डिसेबल है और इस टाइम उसे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी ग्रेट एल्डर एक और टॉप सीक्रेट अपडेट करता है और बोलता है, मैंने एक स्ट्रेंज सीन के बारे में सुना है। और जब मास्टर्स पूछते हैं क्या सीन है, तो एल्डर बताते हैं कि एक स्मॉल वैली के पास यानी चिंग यावन माउंटेन के आउटर रेंज में कल किसी ने डायरेक्ट परफॉर्म जनरल रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया है, और ये बात हमारे ही सेक्ट के आउटर डिसाइबल ने खुद नोट की थी। उसने कंफर्म किया है और ये सुनते ही सेक्ट मास्टर का दिमाग घूम जाता है और वो पूरी एनर्जी के साथ बोलते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि एक यंग कल्टीवेटर ने आउटर माउंटेन पर जनरल प्रोफाउंड रेल्म को क्रैक किया है? और ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मैं कुछ भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जिसने वो रिपोर्ट की है वो इनर डिसाइबल नहीं था, उसकी बात तो सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये सुनते ही सेक्ट मास्टर की आंखों में आशा की चमक आ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से बोलता है, अगर ये सच है तो हमारे पास भी एक चांस है उस डीमन सीलिंग गैदरिंग को विन करने का, क्योंकि अगर हम उस डिसाइबल को ट्रैक कर ले और उससे अपने सेक्ट में भर्ती कर ले तो हमारे पास एक ऑलरेडी प्रोफाउंड जनरल रेल्म का एक कल्टीवेटर होगा जो हमारे गेम चेंज को बदल सकता है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या सच में मास्टर आप तो विजनरी हो, क्योंकि आप बिना कुछ देखे इतना बड़ा पॉसिबिलिटी पकड़ सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये हमारे लिंक फ्यू की बात कर रहे हैं, ये बाकी सब उसी का कल ब्रेक थ्रू हुआ था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक एल्डर कहता है, अगर वो परफॉर्म जनरल रिल्म तक पहुंच चुका है तो कम से कम इतना तो कंफर्म है कि वो टॉप रैंकिंग के अंदर जरूर आ जाएगा और हमारे सेट का नाम रिवाइव कर सकता है। और तभी एक और एल्डर बीच में आता है और कहता है, सही पकड़ा सेट मास्टर, शायद ऊपर वाला इस बार हमारे लिंग यावन सेट की किस्मत को थोड़ा ठीक करने की सोच रहा है। और जैसे ही ये बात खत्म होती है उसी टाइम ग्रेट एल्डर उठकर सेक्ट मास्टर से सवाल करते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर वो लड़का किसी सेक्ट का हुआ तो क्या होगा? सेक्ट मास्टर एक सेकेंड भी वेट नहीं करता और बोलता है कि अगर वो किसी टॉप टियर सेक्ट से है तो उसे छोड़ दो उसे, लेकिन अगर वो किसी छोटे से सेक्ट से हुआ तो उसे पूरी सेक्ट को मिटा दो और उससे अपने सेक्ट में खींच लाएंगे, और ये जो सारा काम होगा वो तेरे हाथ में होगा। ग्रेट एल्डर बिना हिचक के बोलता है, नो टेंशन सर, ये काम मेरे जिम्मे छोड़ दो। और अब सीन सीधा डिवाइन इमॉर्टल सेट के एरिया में आता है, जहाँ पर हमारा एमसी वैंग स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है और उसे ऑप्शन मिलता है कि वो अपने 1000 सेक्स पॉइंट्स के बदले 10 ड्रॉ कर सकता है। तो बिना किसी देरी के वो इंस्टेंट ड्रॉ कर देता है।
फिर रिवॉर्ड्स की बारिश शुरू हो जाती है। उससे पहले यायू की 10% कल्टीवेशन मिलती है, फिर गुचैंग की सेल्फ क्रिएटेड फ्लाइंग शॉट मिलती है, फिर जी मैन की 20% कल्टीवेशन मिलती है और प्रोफाउंड रेल्म की स्किल मिलती है। फिर से उसे 10% की कल्टीवेशन मिलती है और इसी तरह उसे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो खुद भी एक्साइटेड होकर बोलता है, भाई आज तो कमाल ही हो गया, वो सिस्टम मुझे इतनी सारी स्किल्स दे रहा है। तो सिस्टम से तुरंत बोलता है, सिस्टम जल्दी से इन स्किल्स को मेरे अंदर ट्रांसफ़र करो। और ये जैसे ही बोलता है, सिस्टम पूरी एनर्जी उसकी बॉडी में उसके अंदर फीड करना चाहता है। वैंग की बॉडी से ऑरा निकलने लगता है और सबसे पहले वो सिस्टम से मिली हुई स्किल्स का यूज करता है। सबसे पहले वो जी मैन की स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसे देखकर वो कहता है ये कितनी ओपी है और वो एक्साइटेड बोलता है कि और जी मुझे यूज करना है। इसके बाद वो गू चैंग की स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिससे काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स को आसमान में बना देता है। और उसके बाद यायू की फ्रीजिंग टेक्निक को यूज करता है, जो पूरे एरिया को एकदम जमा कर रख देते हैं। और अपनी सारी स्किल्स को यूज करने के बाद वैंग घर के छत पर खड़ा रहता है और दुनिया को देखते हुए बोलता है, अब से मैं यहाँ का सेट ले रहा हूँ और पूरा डिवाइन इमोट सेट मेरे कंट्रोल में ही है। और जैसे ही ये बोलता है, सीन कट होता है और सीधा लिंग युआन सेट के एल्डर की एंट्री पर दिखाया जाता है, जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो चुका है और वो अपने चारों तरफ नज़र मारते हुए बोलता है कि यहाँ की जो एनर्जी रेंज है, मैं उसे देखकर साफ-साफ बता सकता हूँ कि यहाँ पर किसी का परफॉर्म जनरल रिल्म के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ है और वो बंदा यहीं कहीं वैली में ही होगा। वो एल्डर नीचे आता है और जैसे ही डिवाइन इमॉर्टल सेट की पुरानी झोपड़ी के पास पहुँचता है, वो थोड़ा हक्का-बक्का रहता है और बोलता है, आखिर सेट ने हमारे लिंग इवन सेट की टेरिटरी में अपना डेरा कैसे जमा लिया? ये जिंग माउंटेन हमारे सेट के एरिया में आता है, फिर भी इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ खुद की टेरिटरी बनाने, और ऊपर से सेक्ट का नाम भी रख दिया है इन्होंने, डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट। इन लोगों को सच्चाई का टेस्ट कराने का टाइम आ गया है। और जैसे ही ये बोल रहा होता है, उसी समय धरती फटने की आवाज़ आती है और एक अल्ट्रा पावरफुल पंच सीधे उसके तरफ आता है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तभी वो पंच सीधा उसके फेस पर लैंड करता है और उसका पूरा बॉडी सीधे हवा में उड़ जाता है और सीधे पहाड़ से टकरा जाता है। पूरा माउंटेन शेक करने लगता है और जैसे ही वो मलबे से चीखते हुए बोलता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं लिंग युआन सेट का ग्रेट एल्डर हूँ और आज तुम इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। और तभी सीन कट होता है, दो लोग उसी तरफ वॉक कर रहे हैं और वो और कोई नहीं बल्कि वैंग और वो डीमन होता है। वैंग सीधे उसकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या कहा तुम लिंग युआन सेट से हो? भाई मैंने तो पहले भी इस सेट का कभी नाम नहीं सुना है और तुम मुझे डरा रहे हो। पहले तू ये बता कि तूने मेरे सेट के बारे में बुरा भला क्यों कहा? अब जब तू मेरे सामने खड़ा है तो बोल, कौन है असली तू? और तभी एल्डर कांपने लगता है और थोड़ा घबराते हुए बोलता है, रुको रुको, क्या मतलब तुम इसी सेक्ट से हो? तुम इसी डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट से हो? उसका इतना बोलते ही वो अपने मन में सोचता है, ये तो सीधा एंट्री प्रोफाउंड स्टेज का मॉन्स्टर लग रहा है और इतनी तगड़ी एनर्जी किसी आम बंदे से नहीं निकलेगी। अगर मैं इस पंच से बच भी गया तो यहाँ से जिंदा निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो भी एक सिंगल अटैक से मैं उड़ गया। ये सोचकर वो एल्डर पूरे शॉक में रहता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इतना छोटा दिखने वाला सेट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? क्या ये डिवाइन इमॉर्टल सेट सच में कोई बहुत ही हाई लेवल का पावरफुल सेट है, जो यहाँ पर अपना आउटपोस्ट सेटअप कर रहा है ताकि वो आसानी से इस एरिया के टैलेंटेड डिसाइबल्स को रिक्रूट कर सके? लेकिन वैंग सीधे बोल देता है, हमारा डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट हमेशा पीसफुल रहता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर आकर टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो फिर उसकी मौत पक्की है। और इसके बाद वो डीमन एंटर करता है और एकदम रेज में अपने एनर्जी क्लॉक बना लेता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट लीडर की बेइज्जती करने की? लगता है कि तेरे दिन भर गए हैं और मैं तेरे लाइफ को यहीं फिनिश कर देता हूँ। और इतना बोलते हैं वो इस एनर्जी हैंड से एल्डर को अपने ग्रिप में ले लेता है और पास रखे स्टोन को क्रॉस करते हुए बोलता है, अगर तू स्टोन की तरह नहीं बनना चाहता है तो तेरे पास एक ही रास्ता है, जो कुछ भी हमारे मास्टर से पूछ रहे हैं तो उसका क्लियर और रिस्पेक्टफुल जवाब दे, वरना तेरा भी एंड यही होगा। और वो एल्डर अपने मन में सोचता है कि यार मैं इज्जत से आया था और ये लोग मुझे तलवार की नोक पर पूछताछ कर रहे हैं, और खुद को देखकर सोचता है कि मेरी इतनी वैल्यू कब गिर गई है। लेकिन सिचुएशन समझते हुए अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है कि मेरा नाम वान फैंग है और मैं लिंग युआन सेट का ग्रेट एल्डर हूँ और ये जो माउंटेन है हमारी टेरिटरी का अंडर आता है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रोफाउंड जनरल रेल्म के कल्टीवेशन की एनर्जी फील हुई थी, तो हम चेक करने आए थे कि ये एक्सपर्ट कौन है जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सब सुनकर वैंग का दिमाग में लिंग फ्यू का नाम आता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने ब्रेक थ्रू किया था। वो समझ जाता है कि यही वजह है कि वो एल्डर यहाँ पर आ गया है। और वो कहता है कि पहले तो ये बता, तू इस एक्सपर्ट को ढूंढ क्यों रहा है? तो एल्डर बताता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग
टूर्नामेंट बस आने ही वाला है और हमारे पास भी एक भी परफॉर्म्ड जनरल रैंक का कल्टीवेटर नहीं है। मैं यहाँ किसी टैलेंटेड डिसाइवर को ढूँढने आया था ताकि मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाऊँ और टूर्नामेंट में शामिल कर सकूँ, वरना हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। और ये सुनते ही वैंग एकदम कन्फ्यूज़ होता है और पूछता है कि ये आखिर डीमन सीलिंग गैदरिंग क्या है? तो वो ग्रेट एल्डर थोड़ा हैरान होकर बोलता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? वैंग गर्दन हिलाकर मना कर देता है और एल्डर अपने मन में सोचता है ये बंदा जरूर किसी छोटे सेक्ट से होगा, तभी उसे इतने बड़े लेवल के इवेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वो डीमन उसके पास पहुंचता है और उसे बताता है कि हजारों साल पहले एक डीमन यांगसा ने यावरी एम्पायर पर हमला कर दिया था। उसने उस एम्पायर को बुरी तरह तबाह कर दिया था। उसके बाद तो कई सारे कल्टीवेटर्स ने मिलकर उसे एक जगह सील कर दिया, लेकिन उस सील से अभी भी उसकी डेमोनिक एनर्जी लीक होती रहती है और उस एरिया के मॉन्स्टर करप्ट हो जाते हैं और उसमें डीमंस की पावर आने लगती है। इसलिए हर सेक्ट वहाँ अपने टैलेंटेड डिसाइबल को भेजता है ताकि वे उन बीस्ट को ख़त्म कर सके। लेकिन इस बार रूल चेंज हो गया है और सिर्फ यंग जनरेशन को ही यहाँ वहाँ भेजा जाएगा और जो भी टॉप परफॉर्मर होगा उसका नाम डीमन सीलिंग गैदरिंग की लिस्ट में लिखा जाएगा और इसका मतलब ये है कि उसके सेट की भी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब सुनते ही वैंग एकदम ठंडे लहजे में बोलता है, तुम लोग सिर्फ उन डीमन को मार रहे हो जो रियल डीमन नहीं है, क्योंकि जो असली वाला है वो अब तक उस सील से बाहर निकल चुका है। और ये इतना सुनते ही एल्डर एकदम घबरा जाता है और बोलता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो डीमन बिना पलक झपकाए उससे बोलता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग असल में मुझे रोकने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही वो बात कहता है पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है और वो एल्डर कांपते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम ही वो डीमन हो? और वो डीमन उसे बोलता है, हाँ मैं हूँ वो ग्रेट डीमन जुआनसा। और इतना बात सुनते ही वैंग के भी चेहरे पर स्माइल रहती है। वो मन में सोचता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग हर 10 साल में सिर्फ इसलिए होता है ताकि उसकी एनर्जी कंट्रोल किया जा सके। अगर जुआनसा असली डीमन है तो इसका मतलब जितना दिखता है उससे कई ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो बोलता है, एक बात बता जुआनसा, तुम आखिर उस सील से बाहर कैसे निकले? जैसे ही ये वैंग सवाल करता है तभी जुआनसा हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे पास एक स्पेशल डेमन सीलिंग टेक्निक है जिससे मैं अपनी बॉडी का क्लोन बना सकता हूँ और मैंने अपने ही क्लोन को उसके अंदर सील कर दिया और मैं खुद बिना किसी को खबर दिए हुए वहां से बाहर निकल आया। और जब वैंग को ये सारी बातें समझ में आती है तो वो ग्रेट एल्डर से सीधा पूछता है कि डीमन सीलिंग लिस्ट क्या होती है। ग्रेट एल्डर बताता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग के दौरान जो भी यंग डिसाइबल सबसे ज्यादा मॉन्स्टर को हंट करता है उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर चली जाती है। और इस बार खास बात यह है कि रूल बदल चुके हैं और अब सिर्फ यंग जनरेशन को ही पार्टिसिपेट करने का परमिशन है। जो सुनते ही वैंग अंदर से खुश हो जाता है क्योंकि ये जानता है कि ये कंपटीशन के बहाने वो खुद के लिए कुछ टैलेंटेड डिसाइबल्स को रिक्रूट कर पाएगा। और वो ग्रेट एल्डर से पूछता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने में कितना टाइम बचा हुआ है, तो वो बताता है कि अब सिर्फ एक ही महीना बचा है। और तभी ग्रेट एल्डर मुस्कुराकर वैंग से बोलता है, सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो आप पूछना चाहते हैं, अब आप मुझे जाने देंगे? तो वैंग उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, बस एक लास्ट सवाल का जवाब दे दो। जैसा कि तुमने कहा कि तुम प्रोफाउंड जनरल रेलम के एक यंग कल्टीवेटर को ढूंढने आए हो, लेकिन अगर वो तुझे मिल जाता तो उसके साथ क्या करने वाले थे? तो एल्डर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाता। तो वैंग और भी ज्यादा सीरियस होकर पूछता है, और उस सेक्ट के साथ क्या करते? तो ग्रेट एल्डर की हालत खराब होती है। वो पसीने से कांपते हुए बोलता है कि अगर वो किसी छोटे से सेक्ट से होता तो मैं उसके पूरे सेट को तबाह कर देता और उसे अब जबरदस्ती अपने साथ ले आता। जो सुनते ही माहौल पलट जाता है और डीमन जुआनसा उस डेविल हैंड को बनाता है और उसके आंखों में देखने लगता है। और वैंग बोलता है, इसे खत्म कर दो डीमन जुआनसा। तो डीमन जुआनसा बिना एक सेकंड गवाए उस डेविल हैंड से ग्रेट एल्डर को हवा में पकड़ लेता है और उस तब तक दबाता है जब तक कि उसकी चीखें पूरे हॉल को हिला कर नहीं रखती। वो रोते हुए माफी मांगता है, चिल्लाता है, मैं गलत था, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वैंग उसे देखता भी नहीं और डीमन जुआनसा उसे इतनी ताकत से जमीन पर पटकता है कि उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही एल्डर की मौत होती है वैंग की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि एंट्री पेस रेलम के एल्डर को खत्म करने पर आपको 500 सेक्स पॉइंट मिले हैं। वैंग स्माइल करता है और तभी जुआनसा उसके पास आकर बोलता है, सेक्ट मास्टर, यावरी एम्पायर की ये सेक्ट्स खुद डीमन से कम नहीं है, और अब जब हम इस लिंग युआन सेक्ट से पंगा ले ही लिया है तो क्यों ना इसकी जड़ों में घुसा जाए और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो वैंग कुछ सेकंड तक सोचता है और फिर बोलता है, तुमने सही कहा, जिस सेक्ट असल में मासूमों को मिटा देने वाला सिस्टम है, और जब मैं इस ग्रेट एल्डर को खत्म कर दिया तो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। और इतना सोचते ही वैंग और जुआनसा एक नई योजना के साथ लिंग युआन सेक्ट की ओर बढ़ते हैं और सीन कट होता है। यावरी एम्पायर के यावरिल सिटी में हमें मर्क्यूरी लिंटन दिखाया जाता है। ये उसी का फादर है जो लिंकफ्यू का पीछा कर रहा था उस वक्त और वैंग के हाथों मारा गया था। लिंटन अपने एल्डर से पूछता है कि मेरा बेटा अब तक घर क्यों नहीं लौटा, जबकि उसे इतना टाइम हो गया है।
लिंक फ्यूरी को मारे हुए, लेकिन वो एल्डर उससे कहता है कि उसने किसी को भेजा है और वो जल्द ही पता लगा लेगा। तभी अचानक उसका टोकन चमकने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि ये मास्टर का ही न्यूज है, शायद वो जान गया है कि मैं उस पर गुस्सा हूँ और अब खुद को बचाने के लिए पहले से मैसेज भेज रहा है। लेकिन जैसे ही एल्डर उस मैसेज को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं और लिंटन चौंक कर पूछता है, क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या मेरे बेटे ने फिर से कोई बवाल कर दिया है या फिर किसी पावरफुल बंदे को छेड़ दिया है, और अब मदद मांग रहा है। लेकिन एल्डर कांपती हुई आवाज में कहता है, योर हाइनेस, यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। और ये सुनते ही लिंटन का दिमाग फट जाता है। वो गुस्से में अपनी गोद में बैठे हुए बीस्ट की गर्दन उड़ाता है और पूरी रेस में चिल्लाता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को मार दिया। और वो पूरी क्रोध के साथ अपनी आर्मी को लेकर बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है शहर के बीचों बीच चीफ कमांडर ली किंग चैन उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लिंटन एक सेकंड के लिए नहीं रुकता है। वो आंखों में आंख, दिल में तूफान लिए हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं योर मेजेस्टी को बिना बताए निकल रहा हूँ, लेकिन मैं चुपचाप नहीं देख सकता और मैं यहाँ से अपने बेटे के लिए रिवेंज लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार देता मेरे को चैन नहीं आएगा। और उसे यकीन है कि योर मेजेस्टी उसकी सिचुएशन को समझेंगे और इसकी गलती को माफ कर देंगे। और जैसे ही लिंटन निकलता है लीकिंग एकदम शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये कैसा हो सकता है, इस मरकज का एक इकलौता ही बेटा था और खुद एम्परर भी उसके बेटे को रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन आखिर क्या चीज हो गई। लेकिन वो आखिर है कौन जो उसे मार सकता है? मुझे नहीं लगता है कोई मरकज लिंटन को रोक पाएगा। यहाँ तक कि अगर योर मेजेस्टी भी खुद आया है तो ये बंदे को नहीं रोक पाएंगे। और इतने में लिंटन पूरी गुस्से में चिल्लाता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कमांडर किंग, मैं तुम्हें सीरियसली एडवाइस देता हूँ, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दूंगा। अगर तुझे मारकर भी यहाँ से निकलना पड़े तो मैं ये भी करूंगा। अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर उस कमांडर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा ये वैसा भी, ये बंदा पागल हो चुका है, अगर मैंने इसे रोका तो यहीं पर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और तभी एक वॉइस आती है जो कहती है, इसे जाने दो, इसे अपने बेटे का डेथ का रिवेंज लेना है, ये यहाँ पर नहीं रुकने वाला, इसलिए इसे जाने दो। और जब तक ये अपने दुश्मनों को खत्म करके वापस लौटेगा तभी इससे बात करना सेफ रहेगा। और इतना कहते हैं वो लिंटन से बोलता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखना आपने योर मेजेस्टी के परमिशन के बिना एक क्राइम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप वापस आएंगे तो खुद उनसे माफी मांग लेंगे। इतना सुनते हैं लिंटन रिस्पेक्ट में कहता है, थैंक यू योर मेजेस्टी, आपने मेरी सिचुएशन को समझा, जब मैं अपना बदला ले लूंगा तो मैं वापस आकर खुद माफी मांग लूंगा। और इतना कहते हैं लिंटन वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है लिंग युआन सेट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो यावी के साथ वहां पर आ चुका है। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचता है वो देखता है कुछ लड़के एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और वो लड़का बोलते हुए बोलता है, यंग मास्टर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहे हो? मुझे तो ये आप याद भी नहीं है कि मैंने आपको ऑफेंड किया है। अगर मुझसे कोई गलती है ये तो कृपया मुझे बताइए कि मैं उसकी माफी मांग सकता हूँ। जिस पर वो लड़का हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड देने आया हूँ और उस रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें एक स्वीट किस मिलेगी। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको? जब मैं इतना प्यार से तुम्हें किस देने आया था तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। लगता है कि तुम उस रिवॉर्ड को डिजर्व नहीं करते। और हमें बताया जाता है कि ये बंदा युवान सेट का यंग मास्टर है और उसका नाम है चैन। उसके 3 बॉडीगार्ड होते हैं और एक मोटा वाला बोलता है कि तुम तो थैंक्स बोलना चाहिए कि यंग मास्टर तुमने इतना शानदार रिवॉर्ड देना चाहते हैं। फिर वो दूसरा हंसते हुए बोलता है कि अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा इतनी बुरी हालत करेंगे तुम याद रहोगे, क्योंकि हम खुद यंग मास्टर के पर्सनल सर्वेंट है। समझ लो हमारी पावर क्या है, इसलिए चुपचाप ये रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लोगे वरना तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। और फिर वो तीनों बंदे मिलकर उस लड़के को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर वैंग अपने मन में सोचता है कि सच में इस सेट का यंग मास्टर कितना इविल और कितना ज्यादा क्रूअल है। इसकी हरकतों को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई सेक्ट नॉर्मल सेक्ट नहीं है, बल्कि ये कितना करप्ट सेट हो चुका है। और तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने एक पियरलेस जीनियस को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही वैंग शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, पियरलेस जीनियस? एक मिनट, ये मत कहना कि सामने चूहे जैसे मुंह लेकर घूम रहा है यही वो पियरलेस जीनियस है। और उसके इतना बोलते हैं सिस्टम डिस्प्ले पर दिखाता है कि लिंग वन सेट का इकलौता पियरलेस जीनियस कौन है। और जैसे ही चैंग का फोटो स्क्रीन पर आता है वैंग का चेहरा एकदम बुरा बन जाता है और वो मन में सोचता है कि नहीं यार, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चैंग उस लड़के के बालों को पकड़कर जबरदस्ती उसे गालों पर किस करने लगा है। तभी सिस्टम वैंग को बताता है कि असली पियरलेस जीनियस वो है जो पीटा जा रहा है। ये सुनते ही वैंग उसकी तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है
क्या सच में ये बंदा लिंग युवान सेट का पीएलएस जीनियस है? अगर ऐसा है तो ये बंदा इस तरह से बुली क्यों हो रहा है और इतना सोचते हुए वैंग को लीकिंग किया रहती है और सोचता है कहीं ये वैसा ही तो नहीं है केस। मतलब एक ऐसा बंदा जिसके अंदर एक पीएलएस फिजिक छुपी हुई है लेकिन उसे अभी तक अवेकन नहीं किया है, इसलिए ये सफ़र कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट मौका है। अगर मैं इसे अभी अपना डिसाइवर बना लूँ तो मुझे फ्री का पीएलएस जीनियस मिल जाएगा। और इतना सोचते हैं वैंग अपनी जगह से जंप करता है और उस लड़के के सामने जाकर खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, तुम्हारा ये ड्रामा बहुत हो गया, अब इसे बंद करो, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा बोर कर रही है। ये सुनते ही चैंग गुस्से में बोलता है आखिर ये अंधा है कौन जिसकी इतनी हिम्मत कि वो यंग मास्टर से ऐसे बोल रहा है? क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? क्योंकि अब तूने मेरा मूड खराब कर दिया है तो मैंने एक नया डिसीजन लिया है। अब जो मैं कीमती चीज जो इसे देने वाला था वो इसे नहीं बल्कि तुम्हें देने वाला हूँ। ये सुनते हैं वैंग का मूड बहुत ही खराब हो जाता है और वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे इसे बात करने लगा, लगता है मुझे थोड़ा शो ऑफ करना ही पड़ेगा। और इतना सोचते हैं वो यायू से बोलता है यायू मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, क्या तुम इस बंदे का बदबूदार मुंह बंद कर सकती हो क्योंकि मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। ये सुनते ही यायू आगे आती है। उसकी एंट्री इतनी ग्रेसफुल होती है कि सारे लोग एक पल के लिए उसकी खूबसूरती के आगे खो जाते हैं। चैंग के चमचे यायू को देखते हैं, वो पूरे उस पर लटू रहते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। और वो कहता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इस वर्ल्ड में इतनी क्रेजी ब्यूटी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। ये परी जैसी दिखने वाली है कौन और ये कहाँ से आई है? इतनी ज़्यादा परफेक्ट ब्यूटी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और इतने में हम देखते हैं कि चैंग का पारा एकदम हाई हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है चुप हो जाओ सब के सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ करने की? मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। जाओ इस लड़की को तुरंत कैप्चर करो, मैं इस ब्यूटी को पर्सनली डिस्ट्रॉय करूंगा और फिर अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये सुनते ही चमच पूरे फुल जोश में बोलते हैं यंग मास्टर चिंता मत कीजिए, हम अभी से संभालते हैं। और तीनों उस टाइम पर याहू के चारों तरफ घेर लेते हैं और उनमें से एक बोलता है ब्यूटीफुल लड़की, तुम तो सच में एक लकी हो जो हमारे हाथों लग गई हो क्योंकि हम बहुत जेंटल है, तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। और तभी दूसरा बंदा उसे घूरते हुए बोलता है कि ऐसी ब्यूटी को वेस्ट करना पाप है, तेरे जैसे ब्यूटी पर सिर्फ में हमारा हक बनता है। तीसरा बंदा उसे देखकर फिदा होकर बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, हम यंग मास्टर को बना लेंगे, वो तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो। और ये सुनते ही पाला चंचा अपने पास से एक वियर्ड सा पॉइजन नीडल निकालते हुए उस यायू के पास जाता है और बोलता है कि ब्यूटीफुल लड़की मुझे माफ करना, लेकिन अब तुझे मरना होगा क्योंकि यंग मास्टर का ये ऑर्डर है। डोंट वरी, तुम्हें प्रोसेस बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा और मजा लेने के बाद हम तुम्हें आसानी से खत्म कर देंगे। और इन सब की बातें सुनकर वैंग थोड़ा घबराते हुए मन में सोचता है कि मैं सेट का लीडर हूँ लेकिन मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यायू से कैजुअली फ्लर्ट कर सकूं। लेकिन सच में ये एक बात माननी पड़ेगी, इन बंदों के अंदर डर नाम की चीज ही नहीं है जो ऐसी गॉडेस के साथ इस तरह की बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। लगता है कि इन्हें अपनी लाइफ की बिल्कुल परवाह नहीं है और सीधे मरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि याहू उनमें से एक बंदे के गाल पर सॉफ्टली अपनी फिंगर रख देती है, जिसे देखकर वो बंदा एकदम पिघल जाता है और एक्साइटमेंट में बोलता है ओ ब्यूटीफुल लड़की, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो और अब मुझे किस करना चाहती हो? देख लो, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो बेझिझक कर लो, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। और वो इतना बोल ही रहा होता है कि यावी अपनी फिंगर्स को पहले बंदे के गाल पर मारती है और उस बंदे की पूरी फेस को जमा कर रखती है। और इससे पहले कि दूसरा बंदा कुछ समझ पाता, यावी पलटते ही उस दूसरे और तीसरे बंदे के चेहरे पर एक टच कर देती है और तीनों वहीं के वहीं बर्फ में पूरी तरह जम जाते हैं। और अगले ही सेकेंड वो एक अटैक करती है, तीनों के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। ये सीन देखते ही चैंग की हालत एकदम बिगड़ जाती है और वो डर से चिल्लाते हुए बोलता है तू है कौन? तेरी इतनी हिम्मत कैसे है कि तूने लिंग युवान सेट के डिसाइबल को मारा? क्या तुझे अंदाजा है कि लिंग युवान सेट कितना पावरफुल है? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले वो कुछ बोलता, यावी उसके पास आया थी और अपने फिंगर को उसके फोरहेड पर रखती है और कोल्ड वायु बोलती है कि यहाँ तेरी औकात एक डॉग स्ट्रीट से भी कम है। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर सेक्ट से डरती हूँ? और इतना बोलते हैं उसकी बॉडी को फ्रीज करना शुरू करती है, जिससे चैंग की पूरी बॉडी ठंडी होकर कांपने लगती है और उधर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी एक हाथ आता है और यायू की फिंगर को सॉफ्टली रोक देता है और फिर रिवील होता है कि ये हाथ उसी बंदे का है जिसे थोड़ी देर पहले चैंग और उसके साथी बुरी तरह पीट रहे थे। ये देखकर वैंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये बंदा अभी उनसे मार खा रहा था और उन्हें बचाने के लिए खड़ा हो गया। और तभी यायू गुस्से में उस लड़के से बोलती है कि सीरियसली तुम इस बंदे को बचाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम कुछ देर पहले इनसे पीट रहे थे बेवजह और इससे पहले कि वो कुछ कह पाए? और इतने में वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि
तू तो बड़ा नोबल निकला, जल्दी से इस लड़की को खत्म कर दें, बदले मैं तुझे रिवॉर्ड के रूप में अपनी किस दूंगा। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है और वो डिसाइबल जो खुद पीट रहा था, खुद चैंग की गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। वो उसकी सांसें अटक जाती हैं क्योंकि उस बंदे ने इतनी जोर से उसका गला दबाया कि उसकी आंखें बाहर निकलने लगती है। तभी चैंग घबराते हुए चिल्लाता है कि तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। और उसे चिल्लाता हुआ देखकर वो बंदा बोलता है कि मैंने सोचा कि कल के टूर्नामेंट में तुझे पब्लिकली हराऊंगा और तुझे फिनिश कर दूंगा, लेकिन तू आज ही अपनी स्टूपिडिटी के चलते किसी और के हाथों मरने वाला था। मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि तेरी मौत मेरे ही हाथ होगी। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मुझे पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगा। और इतना बोलते ही वो बंदा उसकी गर्दन को पूरी फोर्स के साथ तोड़ देता है और उसकी डेड बॉडी को नीचे फूंकते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुझे मारने का हक सिर्फ मेरा है और तुझे खत्म करने वाला सिर्फ मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। और जैसे ही उस बंदे की पावर देखता है, वैंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा बाहर से जितना दिखता है अंदर से उतना ही अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस है। और इतने में वो बंदा स्टाइलिश तरीके से डेड बॉडी को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है चलो एक और पर्सनल एनिमी को एलिमिनेट कर दिया। मैं तो इसे स्टेज पर सबके सामने टॉर्चर करने वाला था, लेकिन अफसोस इमरजेंसी में मुझे जल्दी मारना पड़ा। और जैसे ही वैंग ये सब देखता है वो तुरंत सिस्टम से पूछता है कि तूने तो कहा था कि ये एक पीयरलेस जीनियस है, लेकिन मुझे तो यह बंदा किसी डीमन से कम नहीं लग रहा है। मैं इसकी पूरी ओरिजिन को जानना चाहता हूँ। और तभी सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है कि तुम इस बंदे के ओरिजिन को एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें सेक्ट पॉइंट खर्च करने होंगे। और इतना सुनते ही स्वैंग पूरी तरह से हिल जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये सिस्टम सच में काफी ज्यादा डार्क होते जा रहा है। वो मुझे लूटना चाहता है, मेरे पास इतने कम सेक्ट पॉइंट है, लेकिन ये मुझसे सारे सेक्ट पॉइंट छीनना चाहता है। लेकिन उस बंदे को जानने की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो तुरंत कंफर्म पर क्लिक कर देता है। इसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि इस बंदे का असली नाम ली चैंग है और एंशिएंट एरा का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था। वो प्रोफाउंड एम्परर रेल्म के पीक पर बैठा हुआ था, लेकिन मिस्टीरियस कारण की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके पास एक ऐसा लेजेंडरी ट्रेजर था जिसने उसकी सोल को सेव कर लिया और उसे रीइंकार्नेट कर दिया। और इस रीइंकार्नेशन के बाद उसने एक नए नाम के साथ दोबारा जन्म लिया, लेकिन उसके पास अभी भी अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज मौजूद है। और ये बात सुनकर वैंग पूरी तरह से हैरान होता है और मन में सोचता है कि प्रोफाउंड एम्परर रेल्म का एक्सपोर्ट इतना पावरफुल होता है कि अकेले पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज उसे कंफ्यूज कर रही है कि ली हाई इतना पावरफुल है और इससे अपनी पुरानी लाइफ की सारी पावर और मेमोरीज है, तो फिर ये नई लाइफ में बुलिंग क्यों कर रहा है? तभी वो खुद फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है? तभी सिस्टम जवाब देता है कि ली हाई खुद अपनी रीइंकार्नेशन का सीक्रेट सबसे छिपाना रहना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगा तो उसे लोग ग्रो ही नहीं करने देंगे। हर कदम पर उसे सरप्राइज किया जाएगा और वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी वो सब कुछ सीक्रेटली मैनेज कर रहा है ताकि सही समय में आने पर सबको सॉल्व कर दे। ली हाई हमेशा अपने रीइंकार्नेशन को सीक्रेट रहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी ने भी उसका रियल ओरिजिन जान लिया तो उसे अभी कभी खत्म कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जितने भी ली हाई को बुली किया है वो किसी न किसी अगले ही दिन डिसअपीयर हो गए हैं। और लिंग युवान सेक्ट के अंदर कई सारे एल्डर्स और डिसाइबल इसी तरह गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस सेक्ट को इसका ओरिजिन नहीं पता चला है। और ये सब सुनते ही वैंग अपने मन में सोचता है कि ये लोग किसी अननोन रीजन से गायब नहीं हुए, बल्कि उन्हें ली हाई ने पर्सनली एलिमिनेट किया है। और वो सोचता है कि सच में ली हाई को देखने के बाद मुझे अपनी दुनिया की वो लाइन याद आ गई, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि ये बंदा जितना दिखता है वो उतना ज़्यादा रूथलेस है और वो अपने एनिमीज को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और इतना सोचने के बाद वैंग सिस्टम से पूछता है, सिस्टम बता क्या है अभी के टाइम पर ली हाई का कल्टीवेशन लेवल क्या है? और सिस्टम रिप्लाई करता है कि जब ली हाई अपने सोल को उस सुप्रीम ट्रेजर के साथ मर्ज कर रहा था तो एक ही साल में वो एंट्री पेस रेल्म के पर पहुंच गया था और अभी के टाइम पर वो उसी रेल्म पर है। ये सुनकर ही वैंग बोलता है कि मैंने लीचिंग से कहा था मैं उसे 1 साल के अंदर एंट्री पेस रेल्म तक पहुंचा दूंगा, तो मुझे पता नहीं था कि मैं किसी ऐसे रियल पर्सन से मिलूंगा जो एक्चुअल में 1 साल में ही वहां तक पहुंच चुका हो।